सॉल्यूशन में हम लोग को कम से कम सॉल्यूशन होने के लिए कम से कम दो चीज होना चाहिए मिक्स करने के लिए। दोनों कंपोनेंट का अलग अलग नाम है। कंपोनेंट का नाम बता सकते हो क्या क्या मिलकर? सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसमें डिजोल्व होता है, और डिजोल्व मान लो कि दोनों सॉलिड रहा, सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व है, तब सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? किसी को नहीं। हाँ, जो ज्यादा क्वांटिटी, सॉल्वेंट का ओरिजिनल डिफिनेशन है जो ज्यादा क्वांटिटी में है ना उसको हम लोग बोलते हैं। नहीं कि जो लिक्विड है, हम लोग हमेशा चीनी और पानी वाला एग्जांपल याद रखते हैं, तो सिर्फ वही सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बहुत कुछ हो सकता है। बस जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देंगे, जिसका क्वांटिटी कम है उसका सॉल्यूट बोल देंगे। अब यहाँ पर देखो, हम लोग जनरली प्योर सब्सटेंस देखते हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। तो मैक्सिमम चीज जो हम लोग को मिलता है ना उसमें मिक्सचर रहता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। मिक्सचर में भी मिक्सचर और कंपाउंड दोनों में फर्क है ना। एक तो कंपाउंड भी होता है ना, दो या दो से अधिक मिला हुआ रहता है, दोनों में क्या फर्क है? एक मिक्सचर और एक कंपाउंड का एग्जाम्पल बता दो तुम लोग। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो जो बोला ना, शुगर और पानी, वाटर, एक मिक्सचर कहलाता है। इसमें दोनों का अपना अपना गुण होता है, पानी का भी गुण उसमें रहेगा और चीनी का भी रहेगा, मीठा लगेगा और पानी की तरह तो रहेगा ही। और एक होता है जैसे मान लो कि दो गैस मिला दो, हाइड्रोजन हम लोग मिला दिए और ऑक्सीजन मिला दिए, क्या बन गया? पानी। दोनों में से किसी का गुण है उसमें? ना हाइड्रोजन का गुण है ना ऑक्सीजन का, ये दोनों गैस था और वो कहाँ पानी बन गया। तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो एक हो गया कंपाउंड और एक हो गया मिक्सचर। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, इस मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है, ये लोग अपना अपना जो गुण है ना पूरी तरह से खो देता है। दोनों गैस था, गैस से दोनों पानी बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे दोनों का गुण प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर देखो, ये जो कंपाउंड बनता था ना, यहाँ पर जो कंपोजिशन रहता था ना फिक्स रहता था। H2, इसको H3O हम लोग नहीं बना सकते, H3O कभी नहीं वो पानी बनेगा। यहाँ पर कंपाउंड एकदम फिक्स है कि इस रेशियो में 2:1 रेशियो में ही मिलाना है, पर यहाँ पर फिक्स नहीं है। हम लोग को जितना मीठा करना है उतना चीनी उसमें डाल देंगे, अपने जरूरत के अनुसार हम लोग मिला करके और यूज कर सकते हैं। यही हमारा मिक्सचर है। गोल्ड भी रहता है, गोल्ड में भी कुछ मिला हुआ रहता है ना, कॉपर मिला हुआ रहता है। एयर हमारे पास जो है वो किस किस गैस का मिक्सचर है? तो इसमें मेनली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। एयर जो है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं उसमें तो वैसे तो बहुत सारा गैस मिला हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मेनली जो ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन काफी ज्यादा होता है, हमको लगता है कि 75% नाइट्रोजन होगा। एक बार देख लेना तुम लोग नेटवर्क सर्च करके। ऑक्सीजन 22% के आसपास होगा शायद। इसमें बहुत सारा साल्ट घुला रहता है वाटर के अंदर, डिजोल्व इन इट। और ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। ब्लड भी बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है। ब्लड में क्या क्या रहता है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट, ये चार चीज रहते हैं ना। ये चार चीज मिला करके ब्लड बनता है। एलॉय सच एज ब्रास, ये सभी देखो, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, और मिक्सचर, ये सारे भी क्या है? मिक्सचर है। कुछ कुछ अमाउंट अलग अलग मेटल मिला करके दो ठो गर्म करके पिघला के मिला करके और उसको एक नया मटेरियल बना देते हैं। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मस्टली लिक्विड सॉल्यूशन एंड द प्रॉपर्टी। हम लोग ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लिक्विड में कुछ फिक्स रहता है। अगर मान लो चीनी घोल रहे हैं, घोलते घोलते फिर घुलना बंद हो जाएगा, घुलता रहेगा, बंद हो जाता है, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद डालोगे ना चीनी तो नहीं घुलेगा, फिर थोड़ा गर्म करोगे थोड़ा और घुलेगा, लेकिन फिर गर्म करने के बाद भी घुलना बंद हो जाएगा। वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो सोल्यूशन डिफिनेशन क्या है? सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, है ना। होमोजेनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है ना? दो होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस में वो ठीक से नहीं मिला हुआ रहेगा, जैसे बालू और चीनी को मिला दो तो इक्वली सब जगह नहीं मिलेगा, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। पर हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना वो क्या है? होमोजेनियस है। इसमें हम लोग जो कुछ भी मिलाएंगे ना वो पूरा में इक्वली घुला हुआ रहेगा। जो चीनी और पानी ले रहे हैं ना सब जगह पर इक्वल मीठा रहेगा, वो है। तो सोल्यूशन किस तरह का है? कंपोनेंट इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मार्क मत करना उसमें। उसके बाद है सोल्यूशन। सोल्यूशन के यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सोल्यूशन के अंदर क्या क्या रहता है? सोल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स इन आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन होंगे जिसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, सिर्फ दो कंपोनेंट वाला को बाइनरी बोलेंगे। अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन द सोल्यूशन इस टर्म में सॉलिड। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में विच इज यूज्ड प्रिपेयर ए सोल्यूशन आर कॉल्ड एज क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंसेस। एक कंपोनेंट का डिफिनेशन दिया है, तो कंपोनेंट में जो जो चीज मिला करके हम लोग बना रहे हैं सोल्यूशन वो उसका कंपोनेंट होगा। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों कंपोनेंट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर सॉल्वेंट का डिफिनेशन है द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी नॉन एज सॉल्वेंट। जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इसको एक बार देख लो। इसमें सबसे पहले क्या क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है ना। देख लो गैसियस सॉल्यूशन में गैस गैस मिला कर क्या बनेगा? मिक्सचर है। लिक्विड में गैस का मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन। सॉलिड में गैस का है, यहाँ पर इधर वाला सॉल्वेंट है तुम्हारा ना, यहाँ पर ए सॉल्वेंट है, मतलब ए ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। यहाँ पर लिक्विड है, ए ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर,
वाटर में ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। यहाँ पर इथेनॉल है, डिजोल्व इन वाटर, वाटर में इथेनॉल थोड़ा सा डालो, पानी ज़्यादा रहने दो, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज पानी में। ये एग्जाम्पल पूछ सकता है ना कि सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा है, ये ऑप्शन देकर के चार्ट पूछ सकता है। यहाँ पर सॉलिड में गैस घुला हुआ है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये तीनों बस डिफिकल्ट होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी तो तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये लिक्विड है जो कि सॉलिड में घुला हुआ है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। और लास्ट वाला है कॉपर इन गोल्ड, ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया। तो उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम लोग कैसा मेजर करेंगे, किस तरह से, कितने टाइप है, तो स्ट्रेंथ मेजर करने का मेन इस चैप्टर में यही है, स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। इसी का 7-8 टाइप होता है, और 7-8 हम लोग याद कर लेंगे ना तो कम से कम 40% तो कंप्लीट हो ही जाएगा। पर इन सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ है वही हम लोग पता करेंगे। जैसे हो सकता है कि 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है 1 लीटर पानी में, है ना, तो ये 10 ग्राम पर लीटर, ये इसका स्ट्रेंथ हो गया। किसी में 100 ग्राम है, 100 पर लीटर, तो इसका स्ट्रेंथ हो गया। बहुत तरीका होता है, कोई हो सकता है ग्राम में, लिक्विड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रहेगा, अगर सॉलिड है तो मास बाई वॉल्यूम हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारा होता है। नीचे हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। ये तो डिफिनेशन दे रखा है, और यहाँ पर बोल रखा है कि बहुत सारा मेथड है उसको पता करने का, जांच करने का। अब एक एक करके वो सारे मेथड को हम लोग सीखेंगे। देखो इसमें फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का 100 ग्राम में कितना मास प्रेजेंट है, तो इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन बटा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। जिस कंपोनेंट का निकालना है, अगर मान लो कि चीनी पानी का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुगर का मास ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल मास शुगर प्लस वाटर दोनों का मिला करके टोटल मास जो आएगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे, और इस तरह से परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे। इसका नाम क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का अगर डिफिनेशन आएगा तो हम लोग ये देंगे कि कितना मास प्रेजेंट है, कितना केजी या फिर कितना ग्राम सॉल्यूशन में। और नेक्स्ट देख लो, इसमें वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है, वॉल्यूम रहेगा, इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 100 ml में कितना वॉल्यूम मिला हुआ है सॉल्यूट का, वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और नीचे टोटल वॉल्यूम, है ना। मतलब ऊपर वाला भी लीटर में ही लिखाएगा, और नीचे वाला भी हम लोग लीटर में ही लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। ऊपर में सॉल्यूट का या फिर जिसका निकालना है उसका, और नीचे में टोटल मिला करके टोटल सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं लिखेंगे, टोटल सॉल्यूशन का, सॉल्यूट बटा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिर मास बाय वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर एक तो रहेगा वेट, मास में लेना होगा ग्राम में, या दूसरा ml में लेना पड़ेगा मिलीलीटर में। इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास ऊपर, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो हम लोग लेंगे ना यूनिट, वो मिलीलीटर लेंगे। देखो यहाँ पर मास का लिया है ग्राम में, एक सॉल्यूट का है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का कितना पार्ट्स है वो गिवन रहेगा, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल पार्ट्स ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया हो रहेगा कितना पार्ट्स है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हम लोग का मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूट का कितना मोल है वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट तो दिया ही रहेगा, बट उस सॉल्यूट का, सॉल्यूट दे देगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। अब 10 ग्राम हाइड्रोजन दे देगा कि हाइड्रोजन 10 ग्राम है, तो हम लोग को करना क्या होगा ना कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का कितना मोल होता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेंगे, ठीक है, फिर नीचे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल, ए और बी दोनों, मतलब सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ देना होगा। उसके बाद है मोलारिटी, मोलारिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला स्लाइड से सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम। नीचे वाला तो कम से कम आसान कर दिया, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम लिख देना है, लेकिन ऊपर वाला में हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट बटा मोलिकुलर वेट। पिछला में जैसे 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम में हम लोग 18 से डिवाइड किए थे, क्योंकि 100 ग्राम उसका वेट था, और 18 क्या था, पानी का मोलिकुलर वेट था। ये फॉर्मूला भी याद ये रख सकते हो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऊपर वाला वेट और मोलिकुलर वेट तुमको या तो याद होना चाहिए, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में दे भी देता है। हम लोग क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोग याद था इसलिए काम चला लिए, वाटर का निकाल लिए। उसके बाद है मोलालिटी, मोलालिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बस यहाँ पर केजी में ले लेना है, वहाँ पर हम लोग लीटर में ले रहे थे, यहाँ पर केजी में लेना है। उसके बाद है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या लेना है,
वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसमें वेट रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहाँ पर एक तो वैलेंसी का कंसेप्ट आया है। वैलेंसी कैसे हम लोग पता करते हैं, वो कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। जैसे Na2CO3 की बात करो ना तो इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। अगर Na2CO3 की बात करेंगे तो उस केस में वैलेंसी, NaCl की बात करेंगे तो वहाँ पर वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि Na को जब हम लोग लिखते हैं ना Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों कंबाइंड करके NaCl बनता है, यही इसका वैलेंसी होता है। देखो KCl का वैलेंसी K प्लस Cl माइनस, इसका वैलेंसी 1 होगा। Na2CO3 इसका होता है Na2 प्लस और CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी कितना होगा 2। यहाँ पर A मत देखना, एक गलत लिखा हुआ है। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, या तो A लिखो या फिर A लिखो, यहाँ पर इक्वल साइन दे देना, ये इक्वल है, ठीक है ना। ये नीचे नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल साइन होगा, गलत थोड़ा सा लिख दिया है। हम लोग को बस याद रखना है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, वेट तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहेगा कितना ग्राम है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी, यही ना। उसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है डिल्यूशन लॉ। डिल्यूशन लॉ हम लोग को बताता है कि इफ ए सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल देते हैं देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा ना कांस्टेंट होगा। सॉल्यूट तो हम लोग नहीं मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट तो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं m1 इंटू वी बराबर m2 इंटू वी, मतलब सॉल्यूट का मात्रा जो पहले जितना था उतना ही सॉल्यूट का मात्रा बाद में रहेगा। m1 का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम। और V1 इसको फिर V1 से मल्टीप्लाई करो तो V1 कैंसिल, मतलब कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ही रह गया, है ना। और इतना बराबर Na इंटू Na बाई V2, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग एक्स्ट्रा डाल दिए हैं तो V2 का मात्रा बढ़ गया, बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, फिर ये कैंसिल हो गया और Na बराबर Na रह गया। बैठ जाओ, बैठो आगे, ठीक है। इसमें सिंपल वही बता रहा है कि अगर हम लोग सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाते हैं ना तो सॉल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सॉल्यूट जितना था उतना ही रहेगा। देखो नेक्स्ट हम लोग का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें हम लोग सीख रहे थे कि किस किस तरह से कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो 7-8 तरीका पढ़े उसको काउंट करने का। अब हम लोग को आगे वेपर प्रेशर, हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लिक्विड फॉर्मूला, सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आ रहा है वेपर प्रेशर का ना तो वेपर सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में ही होता है ना। लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, एक बंद कंटेनर ले लो, उसके बाद लिक्विड को गर्म करो तो उससे वेपर बनेगा, और उस वेपर प्लस लिक्विड दोनों का प्रेशर ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है उस पर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ये जानना है ना कि वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा। अगर हम लोग दो सॉलिड और सॉल्वेंट दो चीज ले रहे हैं ना, दोनों अगर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दो चीज देखेंगे, एक तो सॉल्वेंट सोल्यूशन रहे, एक तो लिक्विड रहेगा ही, एक लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब दो तो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का दोनों लिक्विड ले रहे हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। मान लो एक तो हम लोग पानी ले लिए और एक तो अल्कोहल ले लिए, दोनों लिक्विड है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं ना तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है। दूसरा हम लोग लेंगे एक लिक्विड लेंगे एक सॉल्यूट लेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसका कोई अपना वेपर नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं पिघलेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देख लो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड, लिक्विड के साथ, ठीक है। लिक्विड का भी अपना प्रेशर रहेगा, वेपर का भी अपना प्रेशर रहेगा, दोनों मिलकर के जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना किसी निश्चित टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, है ना। लिक्विड के साथ जो तुम्हारा वेपर है दोनों मिलकर के जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स का एक रूल है वो इसमें हम लोग करेंगे। रॉल्स लॉ क्या बताता है, यहाँ पे रॉल्स लॉ देखो बताता है ना कि जो वेपर प्रेशर होगा ना, जैसे मान लो कि एक पॉट है, ठीक है, इसमें हम लोग भर दें कोई एक चीज, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा एक सरफेस पर इस तरह से होगा ना। अब गर्म करेंगे तो ऊपर में जो प्रेशर लगने वाला है ना वो सिर्फ इसकी वजह से लगने वाला है। एक तो और लो तुम्हारा यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लिए और इसमें हम लोग दो मिक्सचर ले लिए, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट है, तो एक का इस तरह से रहेगा
मोलिकुल, और जो खाली जगह बचा ना वहां पर एक दूसरा मोलिकुल आ जाएगा, है ना, जो मिक्स किए हैं उसका। इस तरह से रहेगा। 50-50 मिक्स करेंगे तो मान लो ऐसे रहेगा, हो सकता है पानी ज्यादा डाले तो ऊपर पानी का ज्यादा मोलिकुल हो और दूसरा चीज का कम हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया था ना कि यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर बनेगा ना मिक्स करने के बाद, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मोलिकुल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब एक मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग पिछला क्लास में निकाले थे NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिए थे, ऊपर में NaCl लिए थे, तो नीचे में NaCl और प्लस वाटर लिए थे ना, दो चीज लिए थे। अगर हम लोग यहीं पर उसका निकाले तो पानी का निकाले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ तुम्हारा क्या था, NaCl था ना, ऐसे करके निकाले थे दोनों का मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को एक बार जोड़ करके देखो कितना आता है, वाटर का और तुम्हारा जो NaCl था उसका कितना आ जाएगा। नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिए तो हुआ Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल, इसको मोल फ्रैक्शन में कुछ और टर्म से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं बी का, तो Nb बटा Na प्लस Nb होगा ना, इन दोनों को ऐड कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर में क्या रहेगा Na और प्लस Nb, कितना आ रहा है टोटल 1 आ रहा है। हाँ, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग दो चीज डालेंगे ना तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। सेम या तो सेम भी हो सकता है, सेम नहीं, जैसे अगर मान लो का एक का x है ना, या फिर एक का अगर 0.25 है ना मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा का 0.75 होगा, ऐसे होगा ना। तो अगर पानी चीनी, अगर पानी ज्यादा डालते हो, अगर पानी इतना डाल रहे हो तो फिर चीनी इतना हो जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन x से रहा तो दूसरा का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स से ना, और दोनों जोड़ करके 1 आ जा रहा है। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो टोटल 1 के इक्वल होता है जब हम लोग दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसका यूज होगा यहाँ पर। अब इन्होंने बताया था ना कि ये जो वेपर प्रेशर बनेगा दो चीज को एक में मिलाएंगे तो वहां पर एक बड़ा लेते हैं एक छोटा लेते हैं। तब वेपर प्रेशर ये फर्स्ट ले रहे हैं और ये सेकंड ले रहे हैं, तो फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर होगा ना P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है ना इनटू इसका अपना प्रेशर P0, वाटर का 1 जो भी मानो, अगर वाटर मान रहे हैं तो फिर वाटर का। तो इस मिक्सचर में वाटर के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू इसका ओरिजिनल प्रेशर। हाँ, ओरिजिनल प्रेशर दिया हुआ रहेगा वाटर का, या फिर जो भी देगा मिक्सर में डालने के लिए। दूसरा वाला का जो होगा P2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2 इंटू P0, ओरिजिनल दो वाला का ओरिजिनल और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं। रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमारा ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। x1 मोल फ्रैक्शन है, x2 है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल अगर दे रहे हो ना तो P0 मत दो, ऐसे करो, ऐसे कर देंगे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। जब इक्वल साइन देंगे ना तब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। P1 इक्वल लिखेंगे ना तो x1 इंटू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आओ देखो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जब इक्वल साइन देंगे ना तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से P2 जब हम लोग इक्वल लिखेंगे ना तो x2 इंटू P0। अब फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा है ना, P1 प्लस P2 टोटल वेपर प्रेशर। चलो ये डिफिनेशन समझ में आ गया। ये वाला ऐसे यहाँ पर P टोटल दिया हुआ था, ठीक है ना, x1 P1 और x2 P2। P1 वही निकाले थे हम लोग ना, हाँ रॉल्स लॉ का ही है। यहाँ पर देखो P1 और P2 हम लोग को निकालना था, P1 हम लोग वही निकाले थे x1 इंटू P1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू P1 का जो ओरिजिनल प्रेशर है, x2 भी वैसे ही। यहाँ पर x1 को हम लोग बताया ना कि मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 माइनस x2,
क्योंकि x1 प्लस x2 1 आया था हम लोग का, x2 into x2। अब यहाँ पर P1 कॉमन देखो, इस तरह से हम लोग टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो एक सिंपल यही बता रहा है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। XB जो तुम्हारा है इधर किधर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जैसे जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर दोनों सोल्यूशन लिए हैं ना, यहाँ पर मैं पहला सोल्यूशन पूरा भरा हुआ है, चलो अल्कोहल और पानी का ले लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है और अल्कोहल यहाँ पर 0 है। अब देखो तुम्हारा ये वाला पानी है जो किए थे ना, इसको अल्कोहल किए थे, चलो ये अल्कोहल हो गया और एक्स एक को हमने वाटर देखो एक भी अल्कोहल है। अब क्या हो रहा है, अल्कोहल का अभी क्या है, प्रेशर बिल्कुल 0 खत्म है अभी, क्योंकि अल्कोहल है भी नहीं, थोड़ा 0 है ना। अब देखो XB का वैल्यू इधर जैसे जैसे जाएंगे ना बढ़ेगा, मतलब कि अल्कोहल हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो अल्कोहल बढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, अब यहाँ पर आकर के सिर्फ अल्कोहल ही हो गया, तो अल्कोहल का पूरा पार्शियल प्रेशर अपना पीक पर आ गया। अब पानी का देखो, पानी यहाँ पर तुम्हारा पानी हम लोग किसको लिए हैं, X1 को लिए है ना। अब X1 ये वाला हम लोग का वाटर है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर था, वाटर का प्रेशर देखो यहाँ पर काफी हाई है और इसका एकदम कम है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 का वैल्यू घट रहा है, घटते घटते यहाँ 0 आ गया, इसका प्रेशर देखो घटना शुरू हुआ, घटते घटते आकर के यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, है ना। तो ये अकेला अकेला दोनों का हो गया पर्सनल। अब इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे ना, इन दोनों का ऐड करोगे, ये तुम्हारा टोटल मिलेगा दोनों का, सब जगह ऐड कर दो। PT equal to PA plus PB। हाँ, इस सब इंडिविजुअल को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, मेरा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा दोनों का मिलाकर। हाँ, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके ये वाला दिखाया है। देखो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि अगर 2 सोल्यूशन मिला हुआ रहेगा ना तो किस तरह से उनका वेपर स्टेट में जब हो जाएंगे तो उनका इफेक्ट किस तरह से रहने वाला है ना, किस सोल्यूशन का कितना प्रेशर होगा, ये हम लोग समझे थे। अब यहाँ पर मतलब उसमें जो हम लोग लिए थे ना सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का दोनों मतलब वेपर होने वाला था, है ना। तो गर्म करेंगे तो दोनों वेपर बनाएगा और वेपर बनाने के बाद जितना उनका मोल फ्रैक्शन रहेगा उसी के रेशियो में मतलब वेपर भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड रॉल्स लॉ। यहाँ पर रॉल्स लॉ लिखने वाले हैं। तो इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग क्या लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, और सॉल्वेंट तो जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है, वो तो वोलेटाइल होगा ही। एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं अगर हम लोग सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ जो लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ना, मतलब यहाँ पर जो उनके एटम्स रहेंगे ना, यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा फिर सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा सॉल्यूट रहेगा, कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि ये तो वेपराइज होने वाला मटेरियल है, गर्म करेंगे तो इसमें से वेपर निकलेगा, पर यहाँ पर बीच बीच में आ जाएगा वो मटेरियल ना जो वोलेटाइल है ही नहीं, जो चीज हम लोग वहां पर मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर वेपर नहीं बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके वजह से सिर्फ वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ होगा। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आने वाला है वो सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मेन प्रेशर होगा ना सिर्फ वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। दे रखा है मॉलिक्यूल एस्केपिंग, सॉल्यूट का 0 रहेगा, सॉल्यूट का वहां पर कुछ रहेगा नहीं। मॉलिक्यूल एस्केपिंग, और वो भी पूरा प्योर जितना था उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वेपर नहीं उठ रहा है ना। एक मिनट देखो, एक तो पहले समझ लो इसको, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को वेपर बन रहा था वो इसके सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहा था, ये प्योर था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी क्या बोलेंगे, पी बराबर टोटल जो प्रेशर होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट के साथ कुछ कुछ पार्ट सॉल्यूट का मिला दिए, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा अब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से तो वेपर नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा ना वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो तुम्हारा है उसका इंटू पी नॉट, इसके बराबर होगा। और इसका वैल्यू तुम जानते हो कि 1 से कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला करके 1 होता है ना, तो ये 1 से कम है, हाफ या फिर 0.75, मान लो 0.75 भी ले लेते हो, तो ये ओवरऑल से जब कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो छोटा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि 10 है, 10 को हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 10 से कम हो गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रेशर पहले से कम देखने को मिलेगा। सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट डाले टोटल वेपर प्रेशर कम होने वाला है, दस द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस,
ठीक है, तो वेपर प्रेशर हम लोग का क्या हो जाएगा, सरफेस बोल रहा है कि सरफेस ही घट जाएगा, और अगर सरफेस घटेगा तो फिर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक डिफिनेशन हम लोग को बता रहा है ना कि जैसे तुम सॉलिड डाला ना, जितना सरफेस था ना पहले से वोलेटाइल होने के लिए, उतना सरफेस अब इसको मिल नहीं रहा है, कम हो गया सरफेस, ये कुछ जगह को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो यहाँ से अब वेपर नहीं निकल रहा है, तो ये न निकलने की वजह से ओवरऑल जो वेपर प्रेशर था पूरा का पूरा कम हो गया। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो तो अभी भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1। x1 अगर हमारा सॉल्वेंट था तो अभी भी उसी का प्रोपोर्शनल रहेगा। हम लोग का जो पी टोटल होने वाला है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू T1 नॉट, मतलब पार्शियल प्रेशर जो इसका सॉल्वेंट का था उतना इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हारा सॉल्वेंट। अब यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन। देखो जैसे जैसे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा टोटल प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये देखो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, 1 की तरफ जा रहे हैं, ये वाला बढ़ते जा रहा है ना, 1 पर आओ तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा जैसे अगर पानी एक मिला रहे हो और एक कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो गया, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तुम 0 ले रहे हो ना, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वो सॉलिड पार्टिकल तुम ले रहे हो, है ना, तो सॉलिड पार्टिकल तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ पर तो हो गया कि ऐसा सॉलिड मिला है जो मतलब वोलेटाइल होगा ही नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं ना, एक्चुअली अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़ रहे थे ना वो प्योर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग मिक्सिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्योर सॉल्यूशन जल्दी मिलता ही नहीं है ना, जो कुछ भी मिलेगा ना वो नॉन प्योर रहेगा, इम्प्योर रहेगा। प्योर और इम्प्योर दोनों का कहने का मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर मान लो कि हम लिए ए और एक तो हम लोग सॉल्यूट लिए बी, ठीक है, इन दोनों को मिलाना है। अब भी जो सॉल्वेंट, इनके बीच एक बॉन्डिंग है, ए और ए के बीच, है ना, ए का, इनके बीच भी एक बॉन्डिंग है ना, बी और बी। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तो ये बॉन्डिंग टूट जाता है, ब्रेक होता है ए और बी के बीच में, और ये लोग एक नया बॉन्डिंग बनाते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है। तो प्योर कहने का मतलब कि देखो इसको तोड़ने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है, इसको हीट देना पड़ेगा, और यहाँ पर जब ये जुड़ता है ना तो हीट रिलीज होता है, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जितना इसको दोनों को तोड़ने के लिए जितना हीट तुमको देना पड़ा उतना ही हीट अगर इससे रिलीज हो रहा है ना, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो प्योर सॉल्यूशन है। मतलब जितना हीट उतना ही हीट अगर बाहर निकल गया ना तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्योर सॉल्यूशन बना है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि जितना हीट देना पड़ रहा है उतना ही हीट बाहर निकले, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तब होगा जैसे मान लो कि इसके बीच का जो बॉन्डिंग है और इसके बीच का बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बना हुआ है ना और इसके बीच का जो बॉन्डिंग बना हुआ है ना, जितना स्ट्रॉन्ग है ना उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर ए भी बनेगा ना, जितना जोर से ए को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही जोर से अगर ए और बी को अट्रैक्ट कर ले तब बात एकदम बराबर हो जाता है, फिर हम लोग को एक्स्ट्रा हीट देने या लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बॉन्डिंग, इसको हीट देंगे और जितना हीट देंगे ना उतना ही हीट रिलीज कर देगा। देखो इसको हम 1 जूल हीट दिए और इसको भी 1 जूल हीट दिए, दोनों टूट गया, हमारे पास क्या हो गया, 2 ठो ए और 2 ठो बी, है ना। अब ए हीट जो हम लोग दिए ना, ये जब बॉन्ड बना ना उतना हीट इससे रिलीज हो गया, ठीक है, उतना हीट हमको वापस मिल गया, ठीक है, 1 जूल। तो अगर ये दोनों प्लस था, अगर दे रहे हैं वो प्लस या निकल रहा है उससे माइनस है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इस केस में क्या होगा, इस जब तुम्हारा दोनों मिक्स होगा ना तो जितना इनके अंदर अट्रैक्शन पावर है उतना ही अट्रैक्शन पावर इसके यहाँ भी है। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, डेल भी अगर निकालोगे ना, चेंज इन वॉल्यूम। देखो अगर मान लो इन केस ए वाला जो है ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ए वाला बॉन्ड वीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। बैलेंस तो फिर करना है, इसका ज्यादा इसका कम, वॉल्यूम दोनों का सेम नहीं रहेगा। अगर इन दोनों को 1-1 लीटर मिला रहे हो ना, 1-1 लीटर मिलाए तो होना चाहिए 2 लीटर, पर ये हो जाएगा 2.5 लीटर, ऐसे हो जाएगा। मतलब गुण है उसका कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये तो प्रॉपर नहीं हुआ, हाँ ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ। और यहाँ पर वो सारा रूल फॉलो भी नहीं करेगा और रूल लगेगा भी नहीं जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो नॉन आइडियल पहचानने का क्या क्या तरीका हो गया, एक बार इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। नॉन आइडियल पहचानने का तरीका, ए और ए के बीच जो पावर इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन पावर था, बी के बीच जो अट्रैक्शन पावर था, वो अगर ए बी के अट्रैक्शन पावर के बराबर नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए
नॉन आइडियल है। ए का वॉल्यूम, बीबी का वॉल्यूम, ठीक है, ए और बीबी का सेपरेट वॉल्यूम, मान लो ये 1 लीटर था, ये भी 1 लीटर था। बाद में पता चला कि जब हम दोनों को मिला दिए, ए बी के बीच जो बॉन्डिंग में ना, वो या तो एक दूसरे को आप करीब खींच लिया या फिर दूर कर दिया, या तो यहाँ पर अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो इस केस में वॉल्यूम या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डेल भी या तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या फिर डेल भी लेस देन 0 हो जाएगा। डेल भी कहने का मतलब फाइनल वॉल्यूम, डेल भी का क्या मतलब हो गया, V2 माइनस V1। अब V1 में क्या आ जाएगा, ये दोनों का आपस में एडिशन, ए और बीबी वाला का, सॉलिड और सॉल्वेंट का। डेल भी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है या फिर लेस देन 0 आ जाता है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो पहला तरीका हम लोग उसके अट्रैक्शन पावर से पहचानेंगे, दूसरा उसका देखेंगे कि वॉल्यूम घटा या बढ़ा है, वहां से पहचान लेंगे, और तीसरा एक और तरीका है चेंज इन हीट। चेंजिंग हीट क्या होगा, जैसे यहाँ पर जब बॉन्ड टूटा था ना, उस समय हम उसको हीट दिए थे, ठीक है, और यहाँ जब बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज किया, यहाँ पर डेल एच 0 होना चाहिए था, है ना, जितना हम लोग हीट दिए उतना ही हीट निकलना चाहिए था ट्रू सॉल्यूशन में, पर यहाँ पर डेल एच 0 नहीं हो रहा है, डेल एच बराबर नॉट 0। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा पहचानने का कि वो हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो इस 3 तरीका से हम लोग पहचान लेंगे। हम लोग क्या क्या देखेंगे, डेल भी देखेंगे, डेल एच देखेंगे, और एक अट्रैक्शन पावर देखेंगे, अट्रैक्शन पावर सेम है या फिर चेंज किया है। तो अगर ये तीनों मिला तो हम लोग मान लेंगे कि ये नॉन आइडियल है। अब यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया कि डेल भी 0 होने वाला है, और मिलाने के बाद वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगा, डेल एच में 0 नहीं आएगा, इंटरेक्शन पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन व्हिच ईच कंपोनेंट ओबे रॉल्स लॉ। इसमें दोनों कंपोनेंट क्या फॉलो करेंगे, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। चाहे टेम्परेचर कितना भी घटाओ या बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन का एच मिक्सिंग क्या होने वाला है, 0। मतलब हीट ना तो देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, वो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। जितना हीट हम लोग उसको दिए ना, उतना ही हीट वो फिर वापस हम लोग को दे देगा, रिलीज कर देगा। दूसरा है भी मिक्सिंग 0, वॉल्यूम उसका घटने या बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन पावर उतना ही रहेगा। अट्रैक्शन पावर अगर घट बढ़ नहीं रहा है तो वॉल्यूम भी घटे बढ़ेगा नहीं। तीसरा दिया है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ AB। तीनों क्लियर है ना। अगर ए सारा है तो हम लोग बोलेंगे कि प्योर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ क्या दिया है, बेंजीन और टोलीन, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर ए सबको मिलाते हैं तो कोई वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आने वाला है। अब आ जाओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल समझ में तो आ ही गया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं नॉन आइडियल क्या दे रखा है। When a solution does not obey Raoult's law, Raoult's law का तो ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेगा। जो हम लोग नियम पढ़े थे कि वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, तो वो अब फॉलो नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है वो अट्रैक्शन पावर का, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल। ठीक है, जो उसको Raoult's law को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोल देंगे। उसके बाद है सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, ये वाला था ना, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, अ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन पावर था इट वीकर देन द बीबी और ए। मतलब ए के बीच में जो अट्रैक्शन पावर था, ठीक है, इसको हम लोग तोड़े थे, ब्रेक किए थे ए को, और बीबी को ब्रेक किए थे। ठीक है, इनके बीच जो अट्रैक्शन पावर था ना वो ज्यादा था। ठीक है, मान लेते हैं ए 10 न्यूटन होगा और ए भी 10 न्यूटन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब ए भी बना ना, तो इनके बीच अट्रैक्शन पावर कमजोर हो गया। वो कितना हो गया, 10 की जगह मान लो 5 हो गया। ठीक है, 10 से घट करके 5 हो गया। अब क्या होगा, इनका वॉल्यूम वीक हो गया, पावर तो दोनों दूर दूर हो गए, एटम दूर दूर हो गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल भी इनका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। नॉन आइडियल तो हो गया। नॉन आइडियल में और जो कंडीशन है वो दोनों हम लोग लिख देंगे कि एक कंडीशन तो यहाँ पर दे ही दिया है, दूसरा हम लोग उसी से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी मिक्सिंग क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। उसके बाद एच मिक्सिंग, एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ वही हीट के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ ना कि तुमको तोड़ने के लिए 10 जूल देना पड़ा। यहाँ भी बॉन्ड बना जोड़ने के लिए 10 जूल, तोड़ने के लिए देना पड़ा। तुमको हीट कितना देना पड़ा, 20 जूल, 20 जूल हीट देना पड़ा। इसमें से निकलेगा कितना, जब ये बॉन्ड बना तो इसको 5 जूल में काम हो गया इसका, है ना। तो 2 गो ए बी बॉन्ड बना होगा। ठीक है, तो देना पड़ा 20 और हीट निकला कितना, 10, 5 2 तो बना होगा तो 10 तो निकला। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर के हमको हीट एंथैल्पी हीट क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है।
20 हम दिए 10 ही निकला था, 10 का तो लॉस हुआ, 10 तो हम लोग को देना पड़ रहा है। और जब देना पड़ता है ना तो H मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0। जब हीट बाहर निकलता है ना, ओवरऑल हम लोग देखते हैं, ओवरऑल प्रोसेस हो जाने के बाद, रिएक्शन हो जाने के बाद अगर हीट बाहर निकल रहा है तो हम लोग उसको निगेटिव बोलते हैं कि हीट वो हम लोग को दे रहा है, और जब हम लोग उसको देते हैं ना तो बोलते हैं पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को देना पड़ा है ओवरऑल मिला के H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। हाँ, H मिक्सिंग आइडियल वाला में 0 था, उसमें हम लोग को ना देना पड़ा था ना लेना पड़ा था, तो H मिक्सिंग वहाँ 0 था। और एक पॉजिटिव डेविएशन है, यहाँ पर हम लोग को देना पड़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला याद रखना, अगर हम लोग को देना पड़े पॉजिटिव, अगर रिलीज हो निगेटिव, और ना रिलीज हो और ना देना पड़े, कुल मिला के इक्वल रहे, तो आइडियल वाला केस में क्या हो जाएगा 0। 3 कैसे H का, तीनों याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इथेनॉल और एक्टोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये मतलब 2 एग्जाम्पल है इसका। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा चेंज आएगा। ये आइडियल वाला जो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड दिया है ना, वो हम लोग पहले पढ़े थे, है ना। पहले जो था ये पार्शियल प्रेशर था प्योर वाला का, है ना, प्योर वाला का था। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर से उठ करके जाएगा। ये यहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर इसका जो है ना, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वीक हो गया। x1 0 से लेकर के 1 की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग प्योर वाला में जानते थे कि जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये हम लोग जान रहे थे, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग था ना, ये मान लो ए वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग ए के था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अभी क्या हुआ ना कि हम लोग ए को ना करके ए बी डाल दिए, ए प्लस बी कर दिए, बॉन्ड अब ए बी के बीच में बन गया। यहाँ पर अट्रैक्शन पावर कितना है, 5 ही न्यूटन। अब इसको गर्म करोगे ना तो ये जल्दी जल्दी वेपर बनना शुरू कर देगा। अब वेपर जल्दी बनेगा तो उसका प्रेशर भी हाई होगा। तो पहले जो इतना प्रेशर बना रहा था अब इतना बना रहा है, पहले जो इतना प्रेशर बना रहा था अब वो इतना बना रहा है, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक हो गया है। अब उतना जोर से मजबूती से वो पकड़े हुए है नहीं वाटर लिक्विड को, तो ये जल्दी जल्दी वेपर बन रहा है, तो इसका ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ऊपर चला गया। प्योर स्टेट वाला तुम दूसरका का देखोगे तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना रहा है। इसको जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे इसका घटता जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला है और ये तुम्हारा अभी का है, पॉजिटिव डिविएशन होने के बाद। जब ऊपर वाला दोनों का सम, जैसे यहाँ और यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये वाला, दोनों का सम हो गया। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो डेविएट कर गया है, पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर डेविएट कर गया, प्रेशर इसका थोड़ा बढ़ गया है, तो इसी का नाम हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव वाला में ये वाला नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये वाला जो बॉन्ड है ए बी वाला वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इतना वेपर बनेगा ही नहीं, ये नीचे से पार होगा ऐसे। फिर देख लेते हैं निगेटिव वाला भी हम लोग को पढ़ना है। देख लो निगेटिव में अब तुम खुद से निकाल सकोगे। यहाँ पर हुआ क्या है, ए बी का बॉन्ड जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ए का 10 जूल था, पहले से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब जब ए और बी बना ना तो यहाँ पर 15 न्यूटन लगने लगा, 2 गो ए बी मोलिक्यूल बनेगा और दोनों के बीच जो अट्रैक्शन पावर है ना वो 15 न्यूटन हो गया। ये ज्यादा जोर से खींच लिया अपने एटम्स को, खींचा तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो ये निगेटिव लेस देन 0। अब हीट का कहानी क्या है, हीट का कहानी ये तो वीक था ना, इसको मान लो कि 10 जूल दिए होंगे हीट तोड़ने के लिए, इसको भी तोड़ने के लिए 10 जूल हीट दिए होंगे, लेकिन यहाँ तो 15 जूल निकल रहा है बाहर, तो ये काफी ज्यादा हीट 30 जूल हीट बाहर निकल गया, मतलब 10 जूल का फायदा हो गया। तो यहाँ पर डेलेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब रिलीज होता है तो डेलेज क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फिनॉल और एनिलीन का दिया हुआ है, और दूसरा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का दिया हुआ है। तो ये हो गया, इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। ये तुम्हारा निगेटिव डिविएशन है ना, ये वाला ओरिजिनल था, अभी घट करके यहाँ से हो गया, ये ओरिजिनल था, है ना, सब ओवरऑल भी घट गया, ये हो गया निगेटिव डिविएशन में। अब उसके बाद एक चीज और हम लोग को पढ़ना है, नया टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, एक्चुअली देखो एजियोट्रॉप होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग 2 चीज मिला दिए, मान लो अल्कोहल और पानी हम लोग मिला दिए, ठीक है। अब मिला करके अब दोनों को सेपरेट करना है। जब सेपरेट करना है तो मान लो कि एक कप बॉइलिंग पर कुछ होगा, मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होगा और अल्कोहल का मान लेते हैं 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर गर्म करेंगे, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा और पानी बॉयल नहीं होगा भी तो मतलब हल्का फुल्का उसका वेपर बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा नहीं। तो अगर मान लो कि कोई बोल दिया कि इसको अब अलग अलग करो मिलाने के बाद, हम लोग आराम से अलग अलग कर लेंगे, है ना, क्योंकि पहले जो वेपर बनेगा, ज्यादा जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, अल्कोहल का,
तो हम लोग एक पाइप लगा के अल्कोहल को वहां से सारा निकाल देंगे। लास्ट में हम लोग 100 जाने ही नहीं देंगे, वाटर अलग रह जाएगा और अल्कोहल अलग रह जाएगा। हाँ, कुछ वाटर का भी ड्रॉपलेट निकलेगा, साथ ही मिक्स होकर चला जाएगा, लेकिन कुछ जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है ना कि मतलब जितना तुम मिलाए हो ना, देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 2 चीज मिलाए, यहाँ पर हम मिलाए अल्कोहल और पानी, इतना दूर में हमारा वाटर है और इतना दूर में अल्कोहल है। ये हम लोग इसका रेशियो 0.75 ए मान लेते हैं और 0.25% ए मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम गर्म किए तो चलो हमको यहाँ पर जो मिल रहा है, अच्छा ऊपर में जो हमको मिल रहा है इसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका मिलेगा, अल्कोहल का मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी का मिलेगा। मान लो हमको अभी 100 डिग्री पर गर्म करने तो ज्यादातर यही निकलेगा, तो हमको 90% मान लो मिल गया क्या, अल्कोहल, और 10% हमको पानी मिला, चलो ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है ना कि इसको गर्म करोगे ना और इसका मिक्सचर को मतलब सही रखोगे, तो ऐसा कंडीशन आता है ना कि जितना रेशियो इसमें है ना उतना ही रेशियो उसका वेपर में से भी बाहर निकलता है। मतलब इसको गर्म करोगे ना तो 0.25% जो है ना, या फिर जितना 25% है, तुमको 25% पानी मिलेगा वाटर और 75% अल्कोहल मिलेगा। ये एक स्पेशल केस है, ये हर समय नहीं होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ऐसा होता है। जब मतलब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, जितना लिक्विड में इसका मात्रा है ना उतना ही मात्रा वेपर में भी है। यहाँ पर है ना, ये एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर इसको हम अलग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप। मतलब एजियोट्रॉप एक वैसा कंडीशन है जिसमें जितना मात्रा उस कंपोनेंट का वाटर में होता है उतना ही मात्रा तुम्हारा वेपर में भी होता है, ठीक है। सॉलिड और सॉल्वेंट ये बिल्कुल अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी मतलब उस पॉइंट को जो स्पेशल हम लोग को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं, उस कंडीशन को एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब देखो एक बार इसका डिफिनेशन क्या लिखा है, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर तो ठीक है, 2 चीज का मिक्सचर रहेगा, हैविंग द सेम, इंपॉर्टेंट है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज दोनों में इनका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर लिक्विड फेज में अगर 3:1 है तो वेपर फेज में भी ये 3:1 ही रहेगा, इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस समय वो जो टेम्परेचर रहता है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अच्छा इसमें इसका भी 2 टाइप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम लोग कब गेन करेंगे, तो सॉल्यूशंस बता रहे हैं। देखो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का बात एक कर रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन पर है, एक निगेटिव डेविएशन पर है। पॉजिटिव डेविएशन ओरिजिनल से थोड़ा ऊपर था और जो निगेटिव डेविएशन पर है वो ओरिजिनल से नीचे था। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, एक कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसी का नाम मिनिमम हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर वेपर सबसे कम बन रहा है, तुमको टेम्परेचर बढ़ा करके रखना पड़ेगा इस टेम्परेचर पर, उसको मैक्सिमम नाम दे दिया है, वो हम लोग अगला ग्राफ में समझेंगे। पहले इसको समझ लो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पर देखने को मिलेगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला में, फॉर्म रॉल्स लॉ फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब जहाँ पर रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है ना, वहीं पर हम लोग को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी देखने को मिलेगा। उस समय कंपोजिशन क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिलता है, जहां में तहां नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंपोजिशन यहाँ पर देखो दिया है, 95% होना चाहिए इथेनॉल, अच्छा 95% इथेनॉल, मतलब 5% उसमें कुछ और रहेगा, वाटर रहेगा। 95% अगर इथेनॉल ले और 5% वाटर ले, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.95 इथेनॉल का रहेगा और वाटर कितना रहेगा 0.05 मोल फ्रैक्शन। और उस टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर हम लोग इतना कर दे, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 372 का 100 डिग्री होता है ना, तो 372 से थोड़ा कम ही है, मतलब 90 डिग्री के आसपास है। कितना होता है 273 केल्विन का 0 डिग्री, है ना। अगर 373 कर दोगे 100 डिग्री आ जाएगा, 10 घटा दे दोनों में ना, 360 आ जाएगा। नहीं, कितना घटाया हुआ है, 30 लगभग घटाया हुआ है, 20 घटाएंगे ना, मतलब 353 कर दे तो ये 80 हो जाएगा ना, 20 दोनों में घटा दिए, हाँ मतलब 80 डिग्री टेम्परेचर पर ये देखने को मिलता है। हाँ 80 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 80-82 ऐसे कुछ होगा, तो उस टेम्परेचर पर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा एक बार। अब इसको इस ग्राफ से समझ लो, यहाँ पर देखो 2 ग्राफ दिया हुआ है, एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, है ना, ये वाला है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है वेपर का, ठीक है। ये लिक्विड का दे दिया है नीचे, यहाँ मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर एक ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पर लिक्विड का मोल अलग है, वेपर का अलग है ना। अगर एक प्रेशर लेते हो ना, तो इस प्रेशर पर अगर देखोगे ना तो लिक्विड का फ्रैक्शन इतना है, मोल फ्रैक्शन, और उसी का वेपर फेज जो है वो इतना है, थोड़ा ज़्यादा है।
वेपर के स्टेट में अभी क्या है, थोड़ा ज्यादा है नंबर ऑफ मोल, लिक्विड में इसका नंबर ऑफ मोल कम है, लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दो, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर ले आओ, तो देखो जितना इसका नंबर ऑफ मोल लिक्विड में है ना उतना ही वेपर में एकदम इक्वल हो गया। अब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा ना वो सबसे मिनिमम होगा। टेम्परेचर को इस तरह से लेकर के जाओ, यहाँ पर हम लोग का वो टेम्परेचर मिल रहा है और इसी को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। मैक्सिमम एजियोट्रॉप यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और ए हो रहा है, ए वाला टेम्परेचर देखते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर पर हो रहा है उसका नाम मिनिमम एजियोट्रॉप देंगे। प्योर सॉल्यूशन यहाँ पर देखो ए जो बता रहा है ना, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर दिखा रहा है ओवरऑल जोड़ करके, दो चीज हम लोग मिक्स किए ना, दोनों का ओवरऑल जोड़ करके यहाँ पर ए दिखा रहा है, ए वाला पूरा वही दिखा रहा है ना। मिनिमम मतलब नहीं समझ रहे, एजियोट्रॉपिक बायोमिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड। देखो सेम कंपोजिशन कहने का मतलब कि यहाँ पर लिक्विड में और वेपर में नंबर ऑफ मोल जो है ना वो सेम हो गया। एक चीज क्या बता रहा है, एक ग्राफ हम लोग को बता रहा है, देखो इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है वेपर में और ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है लिक्विड में। जैसे मान लो कि हम अल्कोहल और पानी मिलाए, ठीक है, तो अभी हम पानी का देख रहे हैं, इस प्रेशर पर पानी का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में इतना है, कम है, वेपर में ज्यादा है। अभी ज्यादातर वो वेपर में मिल रहा है हमको, 10% ही हम पानी डाले थे या 5% ही पानी डाले थे, तो उस 5% पानी का यहाँ पर मान लो 70 या 80% हमको मिल रहा है वेपर फेज में और थोड़ा सा मिल रहा है लिक्विड फेज में। लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाओ तो अभी क्या हो रहा है, उसका मोल फ्रैक्शन जितना पानी में था ना उतना ही वेपर में, अभी एकदम 50-50 हो गया है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है ना, जितना उसका पानी का लिक्विड में है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर में है। ये पानी के लिए भी ट्रू है और उसके लिए भी। मान लो कि वो जो एक और सॉल्वेंट अल्कोहल हम लोग डाले थे, अल्कोहल का भी यहाँ पर सेम कहानी है। हाँ, नंबर ऑफ मोल उसका पानी में और तुम्हारा वेपर में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर ये वाटर था और ये अल्कोहल था, ये था हम लोग का यहाँ पर 75% और 25%, तो ये जो फेज है ना वो बता रहा है कि ये 75% पानी इसका जो हिस्सा है ना ऊपर में जो बना हुआ है वेपर ना, इसमें भी इसका कंपोजिशन 25 और 75 का ही है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, वेपर और लिक्विड दोनों का अनुपात रेशियो दोनों एकदम सेम टू सेम, इसको हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पर मिनिमम वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एकदम कम है, ठीक है ना। यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है ना, वेपर प्रेशर ये दिखा रहा है सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा, और वहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, इसलिए इसका नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। हुआ क्लियर। अब पॉजिटिव वाला में मैक्सिमम वाला में जस्ट इसका अपोजिट होगा। मिनिमम बॉइलिंग ये मैक्सिमम वाला होगा ना, मैक्सिमम वाला है, मिनिमम गलती से लिखा गया है, ये मैक्सिमम वाला होगा, यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये वाला सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो वहाँ पर प्रेशर सबसे कम रहेगा। नेगेटिव डेविएशन वाला में प्रेशर कम होता था, तो जहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा वहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा टेम्परेचर। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर ले लिया है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड रहेगा। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ अब बिल्कुल इसका क्लियर है। ग्राफ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो प्रेशर है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, तो यहाँ पर हम लोग का टेम्परेचर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ, ये ऊपर वाला लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है, आ जाओ, ये लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है वो दिखा रहा है, और ये तुम्हारा वेपर में कितना उसका परसेंट, यहाँ पर भी वेपर और लिक्विड। हाँ, सोलिबिलिटी में हम लोग क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि कोई गैस है ना वो लिक्विड में किस तरह से मतलब घुल सकता है, कितना घुल सकता है, और किस किस चीज पर वो इफेक्ट, मतलब कौन कौन चीज का इफेक्ट उसके ऊपर आता है जब हम लोग वाटर में किसी गैस को घोलते हैं। तो इस अमाउंट ले लेंगे सॉल्वेंट का, और उस सॉल्वेंट में हम लोग देखेंगे कि कितना सारा वो जो मटेरियल है जो भी सॉल्यूट है उसको हम लोग घोल सकते हैं, और वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, बस वही दिख लिया हम लोग को इसमें आगे देखना है। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालते हैं और उसको घोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जो उसको प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉलिड और सॉल्वेंट ले रहे हैं उन लोग के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अल्कोहल घोलेंगे तो उसका कुछ क्वांटिटी और घुलेगा पानी में, अगर चीनी घोलेंगे तो उसका कुछ अलग क्वांटिटी घुलेगा। लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब एक तरह का चीज रहेगा ना वो बहुत आसानी से घुल जाता है। जैसे मान लो कि दो ठो हम लोग सॉल्वेंट लिए सॉल्यूट लिए, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो वो बहुत अच्छा से उसमें घुल जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे H2O पानी में पता है ना HOH, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसी में हाइड्रोजन मतलब H2O में अल्कोहल जब डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छा से उसमें बॉन्डिंग बनेगा और बहुत अच्छा से घुलेगा वो। While सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक और चीनी को डिजोल्व रेडियली इन वाटर, पानी में जब घोलते हैं
तो घुल जाएगा। नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। ठीक है, अगर शुगर और सोडियम क्लोराइड, नमक और चीनी अगर घोलने की कोशिश करते हैं ना तो वाटर में बहुत अच्छा से घुलता है, लेकिन वही अगर वहाँ पर नेप्थलीन और एंथ्रासिन ले लो ना तो वो नहीं घुलेगा। पर इसको कुछ दूसरा चीज में डाल करके देखो। ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजोल्व रेडियली इन बेंजीन, ये बेंजीन के अंदर डालो तो ये बहुत अच्छा से उसमें घुल जाता है। तो एक क्यों घुल रहा है? क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्डिंग है ना वो एक समान है, एक जैसा है। अगर एक जैसा बॉन्डिंग रहा तो बहुत अच्छा से घुलेगा, अगर बॉन्डिंग में चेंजिंग आया तो फिर वो दिक्कत करता है। इसके अलावा ये तो नेचर हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना तो सोलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। और देखियो ना वो जो ठंडा वाला बोतल हम लोग खोलते हैं तो उसमें क्या रहता है, वो प्रेशर बढ़ा करके जबरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घोला हुआ रहता है। जैसे ढक्कन हटाओ कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलता है। इसके अलावा वो तो निकलता ही निकलता है, अंदर से बबल टाइप का आना शुरू हो जाएगा, मतलब जो उस लिक्विड में घुला हुआ है ना वो भी निकलना शुरू कर देता है प्रेशर घटने से। does not effect of pressure does not have any significant effect as solid and liquid। अगर सॉलिड और लिक्विड को घोल रहे हो ना तब तो कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड वो तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उसको क्या कंप्रेस्ड करेगा। लेकिन जैसे ही गैस और लिक्विड की बात आता है ना तो वहां पर वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो तुम्हारा लिखा हुआ है सॉलिड और लिक्विड से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो सॉलिड लिक्विड पर इसका कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। लेकिन जब गैस गैस की बात करेंगे ना या फिर लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो इसका इफेक्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा वहां पर। लिक्विड और गैस, हाँ लिक्विड और गैस, जैसे पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसमें और ज़्यादा घुलेगा। और वही मेथड अपना करके आगे हम लोग देखेंगे, हेनरी रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को उसी तरह से उसके अंदर घोला रहता है। या फिर इवन जब गोताखोर लोग समुद्र के अंदर जाते हैं ना तो अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी का प्रेशर उनके बॉडी पर रहेगा। नहीं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो नॉर्मली सांस नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन भर के भी जाएंगे ना सिलेंडर में तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना कि ऑक्सीजन मतलब उनके बॉडी में मतलब ब्लड में वो घुलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम है ब्लड में घुल करके और खाना को सारे पार्ट्स में पहुंचाना। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, खाना ले करके और उसके सारे सेल को प्रोवाइड करता है, हर सेल से उसका कनेक्शन रहता है ब्लड का। अब वो नीचे जब जाएगा ना तो प्रेशर पूरा बढ़ जाएगा उसके बॉडी पर। अब ब्लड का सोलिबिलिटी जो है मतलब वो सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उतना ऑक्सीजन वो मतलब ले ही नहीं पाएगा, वो मतलब दब जाएगा वो बाहर से। तो उसका उपाय ये किया जाता है कि जो सिलेंडर वो लोग लेकर के जाता है ना उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें हीलियम नाइट्रोजन वगैरह डाल देता है साथ में। तो हीलियम नाइट्रोजन अच्छा खासा मतलब ब्लड में उन लोगों का घुल जाता है और तब वो जाकर के एडजस्ट कर पाता है। और वैसे कंडीशन में वो अचानक ऊपर आ गया ना, उन लोगों को बताया हुआ रहता है कि जब ऊपर आना ना तो अचानक से सीधा ऊपर मत आना, धीरे धीरे करके तिरछा मतलब स्लाइड हल्का हल्का करके ऊपर आना। अचानक से ऊपर आ गया ना तो जितना नाइट्रोजन उसके शरीर में ब्लड में घुला हुआ है ना तो तेजी से बबल होकर के बाहर निकलेगा, तो ऐसे पूरा पेन होगा उसकी बॉडी को। तो ये उन लोगों को बताया रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए था कि लिक्विड का मतलब लिक्विड और गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है और गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ पर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड छूट गया है लिख करके। ठीक है ना, तो ठीक है इतना हम लोग याद रखेंगे। लेकिन जब बात आएगा लिक्विड और गैस का तो हम लोग वहाँ पर यही लिखेंगे कि अगर लिक्विड और गैस है तो प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगा, गैस गैस है तो भी प्रेशर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब अगर सॉलिड को हम लोग लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, जैसे चीनी को डालने वाले हैं ना, चीनी और नमक को, तो क्या क्या चीज है, किसकी टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड को घोलेंगे ना तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है? सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? देखो टेम्परेचर में वो हम लोग स्टार्टिंग में एक केस पढ़े थे, उसमें क्या था, पहले था सॉल्वेंट मान लो यहाँ पर लिए ए और ए के बीच में बॉन्ड था, है ना। और जब हम लोग चीनी इसमें डाल करके घोल दिए थे, जब सॉल्यूशन बन गया था तो यहाँ पर बॉन्डिंग आया था ए और बी का, है ना। अब यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो हीट रिलीज होता है या फिर हीट हम लोग को देना पड़ता है। कब कौन सा केस आएगा, मान लो कि ए वीक ए जो है ना, ए स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा, मान लो 10 जूल देना पड़ेगा। ए वाला वीक है, इसको जुटने के लिए जब ये जुटेगा तो कितना इसमें से ये तो 10 जूल हम लोग दिए ना, ये 5 जूल रिलीज करेगा, है ना। तो टोटल ओवरऑल मिला करके हमको 5 जूल इसको देना पड़ रहा है ना। ये वाला वीक हो गया, वो वीक हो गया तो जब ये डाले ना तो इसमें से ये 5 जूल हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 जूल हम लोग को ओवरऑल देना पड़ा ना। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, इंडोथर्मिक। यहाँ पर डेल एच क्या होगा, डेल एच निगेटिव की पॉजिटिव, जब निकलता है तो निगेटिव, जब देते हैं तो पॉजिटिव, मतलब डेल एच यहाँ पर पॉजिटिव।
कंडीशन किस चीज का आ गया, इंडोथर्मिक का। तो यहाँ पर इंडोथर्मिक देखो तो कौन सा अपोजिट है, ए वाला है ना। इस केस में लिखा है कि अगर इंडोथर्मिक रहा ना तो सोलबिलिटी इंक्रीज करेगा विथ राइजिंग टेम्परेचर। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है ना तो इंडोथर्मिक कहने का मतलब अगर हीट हो, हीट जिसको हमको दे रहे हैं, देने मतलब हीट देना पड़ रहा है घुलने के लिए, तो उस केस में अगर टेम्परेचर तुम जितना बढ़ाते जाओगे ना उसका सोलबिलिटी उतना इंक्रीज करता चला जाएगा। और उसके अपोजिट अगर एक्सोथर्मिक रहा ना, निगेटिव रहा, अगर हीट बाहर निकल रहा है ओवरऑल, तो उसको तुम गर्म करोगे तो वो बाहर निकलना चाहता है हीट, और तुम जबरदस्ती उसको और हीट दे रहे हो, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। सोलबिलिटी डिक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर। ये दो कंसेप्ट था टेम्परेचर का, समझ में आ गया। वो हम लोग का डिपेंड करेगा, मतलब सोलबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो इंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जो सोल्यूशन बना है वो किस टाइप का बना है, सोल्यूशन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ना। अगर ये वाला कंडीशन रहा तो फिर वैसे में डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना घर पर समझ करके, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी वही बताता है कि कितना मतलब सॉल्यूट जो है ना घुलेगा, किस चीज पर डिपेंड करता है वो। हेनरी लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं तुम घटा बढ़ा रहे हो, द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर गैस है, यहाँ पर भी गैस है। अब हम चाहते हैं कि ये गैस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घुले, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर इस पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल आकर के इसमें घुलता जाएगा। तो हेनरी लॉ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वेपर का देखने को मिलेगा, ये वेपर का पार्शियल प्रेशर है, और ये यहाँ पर है गैस इन सॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं ना कि ये प्रेशर जो होगा ना, पार्शियल प्रेशर, इस प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं कि ये प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा ना जितना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन गैस का पानी के अंदर रहेगा। क्योंकि ज्यादा गैस रहेगा तो ऑब्वियसली घुलना नहीं चाहेगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और अगर ये घुल जाता है आसानी से तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। ये समझो, एक बार फिर से समझो इसको। देखो गैस है, गैस का कुछ मात्रा जो है ना वो ऊपर में है, गैस का कुछ मात्रा हम लोग का यहाँ पर है। अब कुछ मात्रा है गैस का, मतलब आधा घुला हुआ है आधा घुला हुआ नहीं है, आधा पानी में है। ठीक है, अब इनके अनुसार इसका मात्रा जितना ज्यादा पानी में बढ़ेगा ना, अब गैस का मात्रा तुम बढ़ा दो, गैस का मात्रा बढ़ाओगे ना तो ये वाला जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा गैस इसमें जितना ज्यादा तुम मतलब वेपर का मोलेक्यूल डालोगे, गैस का मोलेक्यूल जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब जितना कम रहेगा उतना यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि वो तो जाकर फिर घुल जाएगा पानी में। नहीं, यहाँ पर जो बताया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम लोग को लेना है ना, एक गैसियस मोलेक्यूल है, गैसियस मोलेक्यूल का कुछ पार्ट पानी में है कुछ पार्ट एयर में है, हमको यहाँ का प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अगर पानी में पहले से कम मोलेक्यूल घुला हुआ रहेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा पार्टिकल जाकर पानी में घुल जाएगा। अगर यहाँ पर घुला हुआ पार्टिकल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, या फिर जितना ज्यादा इसका पार्टिकल येलो वाला जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो ये बता रहे हैं। समझ में आया? अगर येलो वाला पार्ट कम रहेगा पानी में तो ये प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पार्टिकल अभी जाकर पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना तो फिर ये प्रेशर बढ़ जाएगा। इसमें जितना ज्यादा फिर डालते जाओगे ना नीचे से, फिर और बढ़ाओ इसको और घोलने की कोशिश करो, तो जितना ज्यादा ये पार्टिकल जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा फिर प्रेशर यहाँ पर बढ़ता रहेगा वो। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर, यहाँ पर वेपर यूज किया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर, ये वेपर में है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन में यूज किया है। ये वाला जो है मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में जितना ज्यादा येलो पार्टिकल रहेगा प्रेशर यहाँ पर उतना ज्यादा बढ़ने वाला है, और उन्होंने ये बताया। हेयर के एच द हेनरी लॉ कांस्टेंट, के एच क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ से देखो तो अगर हम लोग के एच सिर्फ निकालना चाहेंगे तो पी बाई हेनरी कांस्टेंट है, एक तो बता रहे हैं हेनरी कांस्टेंट हर लिक्विड का अलग अलग होगा, हर गैस का अलग अलग होगा, जितना तरह का गैस। हेनरी प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें किसका ज्यादा होगा, हेनरी कार्बन डाइऑक्साइड, और के एच ले लो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कम होता है। हेनरी कांस्टेंट जो ऑक्सीजन का होगा ना वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे ज्यादा होता है। एक्चुअली हेनरी कांस्टेंट जिसका जितना कम होगा ना पानी में वो उतना ज्यादा घुलता है। अब ऑक्सीजन का कम है इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से पानी में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी नहीं घुलेगा, उसके लिए तुमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पी बाई एक्स हम लोग का जो हो रहा है वो आ रहा है क्या, के एच
ठीक है ना। अब एक्स क्या है, एक्स है गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा ना, केएच उतना कम होगा, या फिर केएच जितना कम होगा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। अब ऑक्सीजन का केएच कम है तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का ज़्यादा हम लोग को पानी में मिल जाता है, आसानी से पानी में घुल जाता है। केएच हम लोग को सिंपली ये बताता है कि ये पानी में कितना ज़्यादा घुलनशील है, जितना कम रहेगा केएच हम लोग बोलेंगे कि उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है केएच का, केएच के बारे में कुछ और डिटेल्स है। केएच इज फंक्शन ऑफ, केएच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। देखो एक गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, कैसा जैसा गैस रहेगा वैसा उसका केएच होगा। हायर द वैल्यू ऑफ केएच, केएच का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा ना। द लोअर इज द सोलिबिलिटी, pH का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का केएच का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका सोलिबिलिटी कम मिलेगा। केएच वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो केएच वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और केएच वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है सोलिबिलिटी का डिक्रीज कर जाना ना। डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज, क्या लिखा है, द केएच वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, इंडिकेटिंग दैट द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सही लिखा है ना। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं केएच वैल्यू बढ़ेगा, सोलिबिलिटी घट जाएगा। टेम्परेचर अगर घटाएंगे केएच वैल्यू घटेगा, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ लिखा है कि अगर डिक्रीज करेगा ना टेम्परेचर तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है केएच का, ये तीन बस नहीं ठीक लिखा है। डिक्रीज कर रहा है, हाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो सोलिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वही लिखा हुआ है ना। pH वैल्यू इंक्रीज विद द टेंपरेचर। हाँ ये यहाँ तक खत्म हो गया, इंडिकेटिंग दैट, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट वो इंडिकेट कर रहा है कि सोलिबिलिटी जो है इंक्रीज करेगा विथ डिक्रीज इन, लेकिन अगर इसको इंक्रीज लिखोगे तो फिर ये वाला डिक्रीज हो जाएगा। हाँ इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, केएच वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट सोलिबिलिटी डिक्रीजेज, यहाँ पर तुम डिक्रीजेज लिख सकते हो। और अगर यहाँ डिक्रीजेज लिखोगे ना तो फिर यहाँ पर इंक्रीजेज लिख देना, एक ही बात होगा। यहाँ नीचे में बात बदला हुआ है इसलिए वैसे उल्टा रिवर्स लिख दिया गया है नीचे में, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही लिखा हुआ है, दो वर्ड को एक ही में मिक्स किया हुआ है। हाँ तो तीन प्रॉपर्टी इसका याद रखेंगे, एक खत्म हो गया ना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, अब हेनरी लॉ का देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब थम्स अप वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होता है उसमें लोग क्या करता है, हम लोग पढ़े कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके और प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा करके उस सॉफ्ट ड्रिंक में मिल जाता है। जब उसको हम लोग खोलते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो बबल बन करके वो जो गैस अंदर घुला हुआ है वो बाहर निकल जाता है, ऊपर आ जाता है। सेकेंड है इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में भी वो लोग यूज करता है। डीप सी डाइविंग में क्या कैसे यूज करता है, वो लोग अंदर जाने के लिए उन लोगों को हेनरी रूल से पता चल गया कि अंदर जाएंगे तो प्रेशर हमारे बॉडी का बढ़ेगा, प्रेशर बॉडी का बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ठीक से हमारे ब्लड में रन नहीं कर पाएगा, तो अंदर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए तभी ना ऊपर वाला के साथ बैलेंस कर पाएंगे, बढ़ाने के लिए वो लोग ऑक्सीजन वाला सिलेंडर में कुछ और नाइट्रोजन और हीलियम वगैरह डाल देते हैं। उससे क्या होता है वो बॉडी में चला जाता है और अंदर और बाहर के जो प्रेशर है ना उसको बैलेंस लगता है, तब उसको हम लोग ठीक से सांस ले पाते हैं। और साथ में जब वो लोग ऊपर आते हैं ना तो इसमें भी ध्यान रखते हैं वो लोग ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटने वाला है, तो अचानक से वो सारा नाइट्रोजन निकलेगा, तो वो लोग तिरछा करके मतलब डायरेक्ट ऊपर ना करके पानी में ऐसे करके पानी में ऊपर आएंगे। फॉर क्लाइंबर्स और पीपुल हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड पर भी ये लोग सिलेंडर लेकर के जाएंगे तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि ऊपर प्रेशर घटने वाला है ना। एप्लीकेशन इसका हो गया। उसके बाद अब हम लोग का एक नया टॉपिक आ गया फ्लूइड। सोलिबिलिटी तो आसान है, सोलिबिलिटी में कुछ खास है नहीं, है ना, इजी था उसमें सारा कुछ। अब उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3-4 चीज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना कि जैसे देखो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कि जब हम लोग किसी चीज को डालते हैं पानी में, जैसे मान लो कि NaCl डालते हैं, जब हम लोग NaCl डालते हैं किसी चीज में तो हम लोग ये मान करके चलते हैं ना कि 1 मोल NaCl डालें, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, 1 मोल हम NaCl ऐड किए, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि 1 मोल गया तो 1 मोल ऐसे आकर के बीच बीच में जमा हो जाएगा और इसके वेपर प्रेशर को कम करेगा। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। NaCl जो है ना पानी में जाकर के 2 पार्ट में टूट जाता है, Na+Cl-। तो अब हम डालें तो इसका 1 ही मोल, ठीक है, लेकिन ये अंदर जाकर के 2 मोल हो जा रहा है। और जहाँ हम लोग सोच करके ये चल रहे थे कि बीच में एक एटम आएगा और उसके सोलिबिलिटी को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, एक्चुअल में 2-2 आ जा रहा है।
तो दो आर एन से प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो वैल्यू, ठीक है, जो कुछ भी निकालना है बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग या फिर वेपर प्रेशर में चेंजिंग, जो हम लोग मैथमेटिकली मतलब ये जो फॉर्मूला अभी तक जो पढ़े वो अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं ना, और तो वहां से जो प्रेशर निकाले या जो भी प्रेशर ही मान लो, वहां से जो प्रेशर निकाले ओ, और एक एक्सपेरिमेंट करके जो प्रेशर निकाल रहे हैं ना वो दोनों में फर्क आ रहा है। तो फिर हाँ वही फिर सोचा गया कि फर्क क्यों आ रहा है, हम लोग तो सही सही निकाले, तो फिर उन लोगों के दिमाग में ये आया कि अच्छा NaCl अंदर जाकर के दो पार्ट में टूट जा रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये मतलब जितना छेकना चाहिए ना उससे ज़्यादा जगह छेक ले रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हम लोग पहले ही समझ लेंगे कि हम लोग उसमें डाल क्या रहे हैं और कितना पार्ट में आगे जाकर के टूटने वाला है। अब MgCl2 डालेंगे तो ये Mg2+ और 2Cl- में टूटेगा, तो ये तीन गो डाल रहे हैं, 1 मोल अंदर जाके 3 मोल हो जा रहा है। तो अब पहले से इसको हम लोग उस कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, तो हमारा फिर से जो आने वाला है ना एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू हमारा सही आ जाएगा। तो ये दिमाग उन्होंने लगाया, तो उसके लिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं देखता है कि हम लोग डाल क्या रहे हैं, ठीक है, उसका क्या उसके अंदर क्या गुण है, वो सिर्फ ये देखता है ना कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हम डालें, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करेंगे अब हम लोग, ठीक है। NaCl को ये नहीं देखेंगे कि NaCl अंदर जाके कैसा बॉन्ड बनाएगा क्या बनाएगा, हम लोग सिंपल देखेंगे कि हम लोग 2 तरह के मतलब डबल साइज का एटम कुछ यहाँ पर डाले हैं, मतलब वहाँ पर इंडिविजुअल जो उसका प्रॉपर्टी है ना उसको एकदम भुला देते हैं और सिर्फ ये मान के चलते हैं कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग डाले हैं और उसके अनुसार सारा कैलकुलेशन करते हैं। एक बार देख लो इसका डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर, है ना, ओनली ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का नंबर कितना है सिर्फ वो ध्यान देखेंगे, वो अंदर जाकर क्या कर रहा है कैसा बॉन्ड बना रहा है उससे मतलब नहीं है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर को हम लोग इग्नोर करेंगे, कॉल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल समझ करके जब अंदर डालते हैं तो उससे क्या क्या चेंजिंग आता है उसका हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे जैसे MgCl2 डाल रहे हैं ना, तो हम लोग 1 मोल डाल रहे हैं MgCl2। अब हमको अगर मान लो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट काउंट करना है या उसका वेपर प्रेशर काउंट करना है ना, तो हम वो नहीं देखेंगे कि वो अंदर जाके कैसा बॉन्ड बना रहा है। वेपर प्रेशर के लिए हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि उसका क्या पार्टिकल अंदर में जाकर के बन गया, जैसे MgCl2 1 मोल डाले 3 मोल अंदर जाकर बन गया, तो 3 जगह छेकेगा, एक तो वाटर मोलिक्यूल होगा, उसके बाद 3 तो जगह इस ये वेरीफाई कर लेगा, मतलब पूरा खत्म कर दे, छेक लेगा वो। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर तो उसी पर डिपेंड करेगा कितना जगह वो छेक रहा है। तो बस वो प्रॉपर्टी, वो सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना जो इससे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पर देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारा वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है और ये सारा नंबर पर ही डिपेंड करता है कि अंदर जाकर के जो एटम है ना कितने पार्ट में बट गया है। ऐसा ऐसा 4 प्रॉपर्टी है ना जो डिपेंड करता है इस पर। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो साफ पता ही चल रहा है कि एटम जितना ज़्यादा रहेगा उतना जगह छेक लेगा और वेपर प्रेशर कम बनेगा। और इस वेपर प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से इफेक्ट पड़ता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या, देखो बॉइलिंग पॉइंट पानी अगर सिंपल रख दो ना तो ऊपर नहीं उछलेगा वो, क्यों नहीं उछलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना वो पानी के प्रेशर से ज़्यादा है, वो उसको दबा करके रखे हुए हैं। अब पानी को गर्म करो, गर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा ना जब पानी का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तब ये नीचे से उड़ना शुरू कर देगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, हम लोग उस प्रेशर की बात कर रहे हैं ना जिसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि बॉयल तब हम लोग बोलते हैं बॉयल हो रहा है, वेपर तो ऐसे कम टेम्परेचर में भी बन जाएगा, लेकिन उसको हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कब बोलते हैं, जब वो उछलना शुरू कर देता है पानी, तब बोलते हैं, या फिर मिल्क जब वो उछलना शुरू कर दे। और उछलता कब है, उछलता तब है ना जब नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या तो बराबर हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होता है ऊपर वाला को रिपेल कर देगा, नहीं तो ऊपर वाला उसको दबा करके रखता है, तुम गर्म करते रहो नहीं उछलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना उस पूरे एटम्स को दबा करके रखे हुए हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है गर्म करते करते कि नीचे का जो वेपर प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, और जब ए बराबर होता है ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से होते रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से। तो अगर वेपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट भी वैसा ही कुछ होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है ना, सॉलिड का जो वेपर होता है ना, सॉलिड स्टेट में कुछ वेपर बनता है, ठीक है, अगर बर्फ लो तो हल्का हल्का वेपर निकलता है उसका, तो उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाता है ना तो हम बोलते हैं कि वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो देख रहे हो कि फ्रीजिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है और वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये भी ऑटोमेटिक पढ़ना पड़ जाएगा हम लोग को। और लास्ट में एक ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर लास्ट में पढ़ेंगे। ऑस्मेटिक प्रेशर में क्या होता है पता है, इसमें हम लोग 2 तरह का एक पॉट लेते हैं, ठीक है, हाँ, एक पॉट लेकर के इधर डाल देंगे सॉल्यूशन,
चीनी और पानी, ठीक है, बड़ा वाला चीनी है, छोटा वाला पानी है, और इधर सिर्फ लेते हैं पानी। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का खासियत ये होता है कि बड़ा पार्टिकल को बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है, छोटा पार्टिकल को, बहुत छोटा है, एक प्रकार का छन्नी ही है। इसका यूज करके हम लोग ये भी निकालते हैं, जैसे नमक निकालना है ना समुद्री जल से, इस तरफ हम लोग समुद्री जल डाल देते हैं, ठीक है, इधर समुद्र वाला पानी है तो प्योर वाटर डाल देते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी ये होता है ना ऑस्मोसिस का, उसका मतलब ये होता है कि ऐसे जैसे ही डालोगे ना, यहाँ से जो लिक्विड है ना वो अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब मूव करेगा तो तुम्हारा पानी यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, और तुम्हारा नमक जो है ना वो बच जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये मूव करने से यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा ना, हाँ, यहाँ अगर ढक दोगे तो नहीं निकलेगा, अगर नहीं ढकोगे तो ये ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। ये 4 चीज हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद एक चैप्टर हम लोग का लगभग खत्म हो जाएगा। चलो अब देखो, इसमें सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पानी इसी में रखा हुआ है, देखो अगर इसे पी पाओगे तो छोटा कुछ रखा हुआ नहीं है, कुछ रखना पड़ेगा पानी के अरेंजमेंट के लिए। चलो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तो लगभग हम लोग जानते ही हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, the vapor pressure decreases। पढ़ चुके हैं। The lowering of vapor pressure with respect to the vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering। तो जितना घटेगा ना, मान लो कि इनिशियल प्रेशर P0 रहेगा, ये सॉल्वेंट का हो गया, सोल्यूशन का हो गया T1 मान लेते हैं, कुछ थोड़ा सा घटेगा, इसको P0 से डिवाइड कर दो इनिशियल वाला से, तब ना रिलेट करेंगे, तब ना रिलेटिव होगा। स्टार्टिंग वाला सब इसको रिलेट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। लोअर ही हुआ है ना, ये जो चेंज आ रहा है ना, कितना घटा, ठीक है ना, प्रेशर जो है कितना घटा, उस चीज को हम लोग स्टार्टिंग वाला प्रेशर से, मान लो स्टार्टिंग में 10 होगा कुछ वैल्यू, बाद में 5 हो गया, अब इस 5 को, हाँ बैठ जाइए, इस 5 को हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, स्टार्टिंग वाला वैल्यू के साथ, 10 के साथ। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग। अब इसको सॉल्व करने का देखो, ये तो समझ गए, सॉल्व करने के लिए और कौन कौन सा फॉर्मूला है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो डेल पी आएगा P1 नॉट माइनस P1, ये तो सही है, और P1 को हम लोग P1 नॉट इंटू x1 मोल फ्रैक्शन है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर P1 नॉट कॉमन ले लो तो 1 मिनट, ये दोनों कॉमन नहीं होगा, ये बोल रहा है इनिशियल सॉल्यूशन का प्रेशर, ये हमारा जो है ना सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का, ठीक है, तो P1 नॉट और ये सॉल्यूशन का हो गया, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसके प्रोपोर्शनल होता था ना, तो P1 इंटू x1 कर दिया। अब ये वाला दोनों में से कॉमन हो गया, ये आ गया 1 माइनस x1, मतलब कि हमको अगर मोल फ्रैक्शन पता रहेगा सॉल्वेंट का, तो 1 माइनस इतना करके और इनिशियल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हम लोग सिर्फ लोअरिंग निकालेंगे। अभी रिलेटिव लोअरिंग नहीं हुआ है, रिलेटिव तो तब होगा ना जब इसको डिवाइड करेंगे P1 नॉट से, ये सिर्फ कितना कम हुआ वो निकला है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग हो सकता है नेक्स्ट पेज में होगा, यहाँ पर हुआ, ए रिलेटिव हुआ, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं डेल पी। अब तुम चाहो तो 1 माइनस x1 जो था, 1 माइनस x1 को x2 से रिप्लेस कर सकते हैं, x1 प्लस x2 1 होता है ना, तो रिप्लेस किया तो आ गया x2 इज इक्वल टू इतना, तो इसको हम लोग P1 इंटू x2, मतलब 1 माइनस x1 को x2 से रिप्लेस कर दिए। अभी भी ये सिर्फ चेंज इन प्रेशर है, अब उस चेंज इन प्रेशर को रिलेट कर दिए इनिशियल प्रेशर से, सॉल्वेंट का जो प्रेशर था, तो अब ये रिलेटिव प्रेशर हो गया है, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि P1 नॉट माइनस P1 बटा इतना, जो कि x2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि P1 नॉट से डिवाइड करोगे ना इसको तो ये तो कैंसिल हो जाएगा P1 नेट। हाँ, तो सिर्फ x2, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, किसका, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर। हाँ, सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो N2 बटा N1 वैसे ही होता था ना, जैसे हम लोग वाटर का और NaCl वगैरह का निकाले थे। तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है x2 का तो N2 ऊपर रखना पड़ेगा, N2 बटा N1 प्लस N2। और अगर हम लोग ये मान के चले कि सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट तो जनरली कम ही रहता है ना, सॉल्यूट N2 हमारा सॉल्यूट है ना, N2 हमारा सॉल्यूट है, N1 है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट हमारा जनरली बहुत कम होता है, नमक या चीनी जो भी डाल रहे हैं बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं, तो ए N2 के मुकाबले ए वाला क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो N2 के साथ अगर उसको जोड़ेंगे ना, अब 1000 में 1 जोड़ेंगे तो लगभग वो 1000, तो हाँ, ए वाला बहुत कम था ना, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करके
N1 लिख दी। देखो कम जब रहता है ना, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा रहता है ना, जैसे मान लो कि 1000 है या 10,000 है और एक 0.1 है, तो इसको कब इग्नोर करना है कब इग्नोर नहीं करना है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहा ना, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन में इसको इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि हैवी इफेक्ट आने वाला है मल्टीप्लाई करोगे तो या डिवाइड करोगे तो। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहता है ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो N2 ऊपर में भी है नीचे में भी है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो डिवीजन में है, तो N2 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीचे वाला एडिशन था ना, इस नीचे वाला से N2 हम लोग हटा दिए हैं, तो अब आ गया N2 बटा N1। अब N2 बटा N1 क्या है? N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। एक ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुलर, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यही चीज़ किया है N2 के लिए W2 बटा M1 और नंबर ऑफ मोल W2 बटा M2, ये हो जाएगा ना। N2 को A लिख दिया और N1 को लिखा W1 बाई M1, तो M1 फिर ऊपर यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके अगर हम लोग को वेट और मोलिकुलर वेट दोनों को पता है ना, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। उसके बाद अब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे? बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस लिक्विड का प्रेशर दोनों जब इक्वल हो जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग प्रेशर। अब तुम पानी को गर्म किया 100 डिग्री पर, वो उबलने लगा, ठीक है। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री, मतलब कि 100 डिग्री पर इसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है ना। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो इसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब जब तुम इसमें चीनी डाल दिया तो अब क्या होगा? अब 100 डिग्री पर तो वेपर उतना बनेगा नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वो नहीं पहुंचेगा। तब तुमको क्या करना पड़ेगा? 110 डिग्री करना पड़ेगा। अब जाकर के वेपर प्रेशर बराबर होगा 1 atm के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज करेगा, इसीलिए करते हैं इलिवेशन। इलिवेशन मतलब वो इंक्रीज कर जाना, बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज कर गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि अगर तुम नॉन वोलेटाइल कुछ सामान उसमें डाल देते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, तुमको थोड़ा और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं पिघलने वाला, जैसे चीनी या नमक कुछ भी डाल रहे हो ना, तो वो तो जगह उसका बंद करके ब्लॉक करके रखेगा। ब्लॉक करके रखेगा तो वेपर वहाँ पर बनने नहीं देगा, वेपर नहीं बनने देगा तो तुमको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। हाँ, वही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब बॉयल करेगा। हाँ, उसमें मान लो कि तुम ऐड कर दिया नमक, हाँ वही तो टेम्परेचर ही तो बढ़ाना पड़ेगा। वही तो ये बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा नॉन वोलेटाइल कोई चीज़ डाल दिए हो ना, तो तुमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज, अभी जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया है नॉन वोलेटाइल चीज डालने से। तो अब तुमको क्या करना होगा कि बॉयल करने के लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर था ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तब बॉयल होगा वो। सो देयर विल बी राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर टीवी मान लो कि नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर डेल टीवी मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तुम्हारा हो गया टीवी। हाँ, टीवी हो गया सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन का बढ़ गया है, और टीवी नॉट हो गया सॉल्वेंट का, सिर्फ पानी का और नमक प्लस पानी, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है टीवी क्या है और टीवी नॉट क्या है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया था ना, ये इवेपोरेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है ना। उसमें हम लोग बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि मतलब तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, अगर हमारा लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को दबा कर कौन रखा हुआ है? ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान लो कि 1 atm है, तो बॉयल करने का मतलब कि ये जो है ना ऊपर उछलना चाहिए लिक्विड, है ना। तो ये लिक्विड तब उछलेगा ना जब नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो अगर ऊपर से 1 atm प्रेशर पड़ रहा है ना, तो नीचे भी इतना इसको उबालना पड़ेगा, इतना मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा कि नीचे से भी प्रेशर 1 atm हो जाए। जैसे 1 atm होगा ये उबलना शुरू कर देगा। मतलब कहने का मतलब किसी तरह इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग को 1 atm करना है, तो इस केस में वो उबलने लगता है। जब हम लोग लिक्विड में कुछ मिला देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर NaCl या कुछ मिला दिए, तो उस केस में क्या होता है कि वेपर बनाने का कैपेसिटी जो है ना घट जाता है,
क्योंकि आधा स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेता है NaCl जो कुछ भी हम लोग मॉलिक्यूल डाले हुए हैं वो। तो उस केस में अब क्या करना होता है कि अधिक वेपर बनाने के लिए 1 atm तक पहुंचाने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जा करके उतना वेपर बन पाता है। क्योंकि अभी तो वेपर कम बनेगा ना, उसका स्पेस कम हो गया तो उस वेपर के प्रेशर को फिर से 1 atm पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर 100 डिग्री है तो अब हम लोग को 110 डिग्री पर गर्म करना पड़ेगा। A boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर हम लोग के लिक्विड का प्रेशर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। द बॉयल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द रिलेटेड टेम्परेचर विल बी हायर, सो देयर विल बी ए राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये जो बॉयल करेगा ना वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सब देखे थे हम लोग पिछला क्लास में। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी कितना इंक्रीज करेगा, तो टीबी माइनस टीबी नॉट कर दो। टीबी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब नमक या चीनी डाल देने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, आई होगा प्योर सॉल्वेंट का, इसका थोड़ा सा कम होगा ना। जैसे इसका 110 तो इसका 100, तो 110 में से 100 हम लोग घटा देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ये सब किए थे हमको लग रहा है, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है कि जो टीवी होगा ना, जो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, एम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पार्टिकल, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा ना उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। जितना तुम NaCl जितना चीनी डालोगे उतना जगह वो स्पेस छेक लेगा, जितना स्पेस छकेगा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा तो उतना हाई होगा। तो डेल टीवी सॉरी टीवी हम लोग का जो डिपेंड कर रहा है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। तो डेल टीवी भी हम लोग का एम पर ही डिपेंड करेगा, है ना। डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, अगर टीवी बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दे तो डेल टीवी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा केवी इंटू एम का। केवी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो 2-3 इसका नाम है केवी का। इबुलियोस्कोपिक ये तो नाम है ना केवी का, केवी को ही 2-3 नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पर एम निकालने का तरीका क्या था, एम था यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट WT/M2, है ना। और यहाँ पर वेट ले लिए किलोग्राम में, टोटल वेट। तो यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा ना, नीचे है तो आएगा ऊपर। ये तुम्हारा आ रहा है W2/M2 डिवाइड W1/1000, 1000/W1। तो ये तुम्हारा फाइनल आ रहा है एम का वैल्यू। अब एम का वैल्यू ऊपर में रख दो। डेल टीवी क्या था, डेल टीवी था हम लोग का ऊपर में इक्वल टू केवी इंटू एम ना। तो एम का वैल्यू अगर रख देंगे तो केवी इंटू इतना बन जाएगा। और यहाँ से अगर M2 निकालने के लिए दे दे, ठीक है, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोग का हो गया। यहाँ पर हम लोग डेल टीवी निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, और डेल टीवी से ही केवी भी डेल टीवी से निकल जाता है, तो M2 भी वहीं से निकल जाएगा। केवी निकालने के लिए अगर केवी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, RM इंटू टीवी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1000। क्या बोलो, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, टीवी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू इतना। ये तुम्हारा डेल एच यहाँ पर ये जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ये सब गिवन रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन में। आर का मान तो 314 होता ही है ना। हाँ, एक केवी निकालने, ऊपर में केवी का जरूरत पड़ रहा था ना, टीवी निकालते समय जरूरत पड़ रहा था एक केवी का। केवी निकालने के लिए अगर केवी डायरेक्ट दे दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर केवी नहीं दिया तो उस केस में फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। फिर है ये वाला है ना, केवी इंटू एम। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का दिखाया है और सॉल्यूशन का दिखाया है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या हो गया, यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर देखोगे किसी एक टेम्परेचर पर देखोगे ना, ये हमारा टेम्परेचर है टीवी, तो टीवी देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 atm प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 1 atm प्रेशर इस टेम्परेचर पर पहुंच जा रहा है ना। इतना इस टेम्परेचर पर अगर मान लो यहाँ पर 100 होगा
तो इतना गर्म किए तो 180 पहुंच गया, लेकिन अगर तुम नमक डाल दिए हो ना तो सब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नमक का वेपर प्रेशर अभी इतना ही है, अभी 180 नहीं पहुंचा है, तो फिर तुमको एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओ तो अब जाकर के इसका 180 में पहुंचेगा, तब ये बॉयल होगा। ये चीजें बता रहा है। इसमें इतना था ना, ये वाला लगता है कंप्लीट किए थे ना पिछला दिन, ये नहीं हुआ था कंप्लीट। ये हम पूछे थे बाद में जब ओ अच्छा, लास्ट में पूछ रहा था तुम ग्राफ ये सब क्या बना हुआ है। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट इसका डाउन हो जाएगा। पहले अगर मान लो कि 0 डिग्री पर जम रहा था ना, अब इसको जमने के लिए थोड़ा सा और -2 डिग्री -3 डिग्री ऐसे करके करना होगा, तब जाकर के वो जमेगा। अगर उसमें हम लोग कुछ मिला देते हैं तो एक बार देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट देखो तब होता है ना, जैसे मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो जम जाएगा, है ना, सॉलिड बन जाएगा। तो एक सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर होता है और एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर सॉलिड का जब खत्म होता है ना तो लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि कोई चीज है, कोई भी सॉल्वेंट दिया हुआ है और उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जम गया हो। लिक्विड का एक तो अपना देखो, लिक्विड का 3 फेज होता है ना, एक होता है सॉलिड और एक तो लिक्विड और एक तो गैस। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग तब बोलते हैं जब लिक्विड का वेपर प्रेशर तुम्हारा इक्वल हो जाता है 1 atm के एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। बर्फ तब बनता है ना ये पानी, इस पानी के वेपर प्रेशर को डाउन घटाओ, घटाते 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 यहाँ पर लेकर के आ जाओ, यहाँ पर लेकर के आ जाओगे ना तो इसका वेपर प्रेशर बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से कर दिए ना कि सॉलिड स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर होता है ना, अगर उस वेपर प्रेशर को कोई लिक्विड गेन कर लेता है हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रीज हो गया, जम गया, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज। ठीक है, लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। लिक्विड में जो वेपर प्रेशर है ना वो अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज जम गया, है ना, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा लिक्विड से और उतना कम पहुंच जाएगा तो फिर उसको जमना है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। जब नॉन वोलेटाइल कोई भी चीज डालेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना ही होना है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जगह उसका कम हो जाता है। एंड नाउ इट वुड विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर, thus the freezing point of the solvent decreases। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसके सॉलिड जो है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर और डाउन चला जाएगा। तो अब बर्फ बनाने के लिए तुमको एक्स्ट्रा ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ पर डेल टी एफ होगा ना, डेल टी एफ इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। यहाँ पर TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। किसका ज्यादा रहेगा? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा ना, और तुम्हारा जो सोल्यूशन है उसका कम जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े कि मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा सॉलिड पार्टिकल को डालने से, और सॉलिड पार्टिकल को डालने से अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो सॉलिड होगा उसका भी वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो अभी सॉल्वेंट का जो है ना वो थोड़ा सा हाई रहेगा और जो मिक्सचर है उसका थोड़ा सा कम रहेगा। कहने का मतलब अगर सॉल्वेंट का 0 है तो शुगर मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, इस तरह से डाउन हो जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जा रहा है वेपर प्रेशर की वजह से, सारा कुछ वेपर प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारा जो TF होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फिर से वही कहानी है पिछला वाला में जो था, उसमें TB था, TB को बस रिप्लेस कर दो TF से। अब जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल डालोगे TF तुम्हारा उतना ज्यादा होगा, है ना, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा और तुमको उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ और मोलर डिप्रेशन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन। नहीं समझ रहे, दो साइड मतलब क्या? दो साइड क्या है? मान लो कि यहाँ पर लिक्विड है, हम प्योर लिक्विड लिए और इसमें तुम मिक्सचर नहीं डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो फिर तो सॉल्वेंट ही रह गया, फिर तो जितना था उतना ही रहेगा, 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, पानी तुम कितना भी ले लो 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री ही रहेगा ना। पानी कितना भी ले लो, वॉल्यूम से क्या मतलब है? देखो यहाँ पर 1 लीटर पानी है, तुम 0 डिग्री दिया, ठीक है, फिर से तुम 1 लीटर और पानी मिला दिया, ठीक है, तो तुम 1 लीटर और पानी डाला तो इसका भी तो तुम 0 डिग्री टेम्परेचर करोगे ना, इसका भी तो 0 डिग्री करोगे। ऐसा तो नहीं कि इसका टेम्परेचर फिर नहीं घटाओगे। ये तुम 10 डिग्री पर डालोगे तो 10 डिग्री पर फिर थोड़े फ्रीज होगा, जमेगा। ये तो नहीं, देखो हम बता रहे हैं, जैसे ये तुम पानी यहाँ पर डाला, ठीक है, 0 डिग्री कर दिया, ये तो फ्रीज हो गया, जम गया। अब तुम एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हो जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, वो मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो फिर तो एवरेज 5 डिग्री होगा, फिर ये थोड़ी रहेगा बर्फ फेज में।
तुमको इसका भी 0 करना पड़ेगा, दोनों का जीरो। दोनों का 0, उसके बाद मिलाओ, तब वो बर्फ का बर्फ ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें तुम नमक दूसरा चीज डाल रहे हो तब वो अप्लीकेबल होगा। अगर नमक डाल दी तब 0 डिग्री पर, यहाँ पर बर्फ, ठीक है बर्फ है, बर्फ में थोड़ा सा नमक मिला दो तो पिघल जाएगा वो, टेम्परेचर को फिर और डाउन करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए, ये वो बता रहा है। अब बाकी कैलकुलेशन सब वैसे ही है जैसे पिछला वाला में था। एम निकालने के लिए वही W2/M2 और W1/1000, TF निकालने के लिए KF × W2, ये सारा कुछ वही रहेगा। M2 निकालना है तो फिर वैसे ही निकाल लेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। KF के लिए अगर डायरेक्ट दिया हुआ है KF तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसे पिछला में था RM × TF, उसमें TB था ना, यहाँ पर TF यूज हुआ है, यहाँ पर डेल H हो जाएगा, तो सारा कुछ पिछला जैसा ही है। H होगा ना, डेल H होगा, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, डेल H फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ये सब गिवन रहेगा, वहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। ये तुम्हारा है, देख लो इसका जूल पर केजी, जो एनर्जी का होता है, हीट का ना, डेल H हीट ही तो है, डेल H तो हीट ही है हम लोग का। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सॉलिड, और इस ग्राफ को समझना है, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर कहाँ पर दिखाया गया है। ये तुम्हारा लिक्विड है ना, लिक्विड का वेपर प्रेशर, और ये तुम्हारा सॉलिड का ना, ये तुम्हारा सॉलिड है और ये लिक्विड है। इसका भी यहाँ पर देखो, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर ये जम गया है ना। अब इसको जमाने के लिए, लिक्विड अभी नहीं जमा है इस टेम्परेचर पर, ये तो सब जमा था ना, ये हम सॉलिड लिया है TF को, हाँ TF तो जमा हुआ है सर, TF तुम्हारा यहाँ तक है ना, ये पूरा तो हम बताया ना सर अभी, वेपर प्रेशर है। इस पॉइंट पर हमारा लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर ये सॉलिड है तुम्हारा, इस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड दोनों जम रहा है। ये वाला जो वेपर प्रेशर है ना, सॉलिड भी यहाँ पर जमा हुआ रहेगा, लिक्विड भी यहाँ पर जमा हुआ रहेगा। यहाँ पर एक तब है ना, अभी देखो ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर अभी हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड फेज में है, अभी हमारा सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है। अब टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटा के थोड़ा सा यहाँ पर लाओ तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा उस फेज में। यहाँ पर जो तुम्हारा है ना, अभी देखो, अभी लिक्विड का वेपर प्रेशर ए वाला दिखा रहा है, ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन सॉलिड का वेपर प्रेशर दिखा रहा है। सॉलिड जैसे ये जो TF है, इसको हम सॉलिड मान रहे हैं सर, ये यहाँ से ये TF, ये वाला, हाँ ये जो पूरा, हाँ यहाँ पर ये पूरा सॉलिड ही है, सारा सॉलिड ही है। तो सर सॉलिड में हम जैसे ऐड कर रहे हैं कोई भी सॉल्वेंट, तो तब का सर जाके वहाँ लिक्विड सॉलिड बन रहा है सर। देखो पहले इसको एक बार समझो, उसके बाद पूछना तुम। देखो अभी जो हम लोग का है ना, हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट लेकर के चल रहे हैं। हम लोग फ्रीज होने का कंडीशन जो पर है उसमें ए पर है कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जम गया है ना। और ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री मान करके चलो कि ये 0 डिग्री है। अब उसके बाद तुम क्या हुआ कि तुम उसमें मिला दिया चीनी या फिर नमक मिला दिया, चीनी और नमक मिला दिया ना, तो इसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर वो तो डिक्रीज करेगा, ये सॉल्वेंट से कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा है सॉल्वेंट, मतलब जो तुम्हारा सॉलिड था ना उसके वेपर प्रेशर के साथ ही मैच ही नहीं कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटते घटते एक बार फिर ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना जहाँ फिर से सॉलिड का और इस सॉल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। हम लोग को वेपर प्रेशर सेम करना है। वेपर प्रेशर सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिए, ठीक है। पहले हमारा प्योर स्टेट में, यहाँ पर प्योर स्टेट में बर्फ है, ठीक है, रुक जाओ, ये स्नो है और ये तुम्हारा वाटर है मान लो, है ना। अब यहाँ पर स्नो और वाटर का वेपर प्रेशर मैच कर गया तो तुम्हारा बोला जाएगा कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है ना वो बर्फ बन गया है ना। अब हम लोग उसमें चीनी डाल दिए, चीनी डाले तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो अभी सॉलिड नहीं रहा। अब फिर से डिफाइन करने के लिए फिर से जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा तब वो बर्फ बनेगा, जैसा कि डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या किया कि टेम्परेचर को डाउन करना शुरू किए, डाउन किए तो इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो भी डाउन होना शुरू हो गया। डाउन होते होते एक पॉइंट फिर से आ गया, सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का सेम हो गया, तो फिर से बन गया बर्फ। अगर 0 था तो ये -4 फिर यहाँ पर लिखो, हाँ हाँ टेम्परेचर पहले -4 हुआ,
हाँ पहले -4 हुआ, यहाँ पर जाओगे तो और -8 मिलेगा। -8 पे तो ऑब्वियसली ये सॉलिड रहेगा ही। हाँ इधर हाईयर है, इधर लोअर है टेम्परेचर, यहाँ पर -12 मिलेगा। इधर सर बर्फ है ना, तो इधर सब लो टेम्परेचर। हाँ ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा दो तरह का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरह से एक पॉट होता है, एक तरफ हम लोग सॉल्वेंट रखते हैं और एक तरफ सॉल्यूशन रखते हैं। सॉल्यूशन में तुम यहाँ पर मान लो कि समुद्री जल पानी रख दिया समुद्र का, अब इसमें दो तरह के पार्टिकल होंगे, एक वाटर वाला पार्टिकल, एक नमक वाला पार्टिकल, और यहाँ पर प्योर वाटर रख दिया। इसमें क्या होता है ना कि अगर दोनों को इस तरह से ढक दो ना, या फिर मत ऐसे ही खुला अगर छोड़ दो, तो हमारा जो सॉल्वेंट होता है ना, यहाँ से यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट यहाँ से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना शुरू कर देता है और सारा जो पानी है ना इधर अपने आप खींचने लगेगा। हाँ सी वाटर में खींचने लगेगा, सोल्यूशन में ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको ढक करके रख दो ना तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इसको तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो वाटर मोलिक्यूल इधर जा रहा है ना सी वाटर में, मतलब सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पर अगर तुम रख दो तो इस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पर ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो और एक्स्ट्रा प्रेशर देकर के इसको मजबूर करते हो कि इसका जो पानी है इधर आए, ठीक है, जो कि समुद्री जल से नमक निकालने के लिए किया जाता है, इसको हमको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस प्रेशर को रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार चीजें हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है ना। देख लो एक बार डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर केप्ट, हम प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर रखे, प्योर और ये सॉल्यूशन रख दिए और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिए, मतलब चाहे छन्नी टाइप का, ये बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, चाहे छन्नी तो बहुत बड़ा बड़ा होल हो गया इसमें, ये काफी पतला पतला होल। हाँ दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा, सॉलिड पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पास नहीं होगा। बिटवीन देन द सॉल्वेंट पार्टिकल, है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है मतलब प्योर वाटर पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से होकर के पास करेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। कहाँ से? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? इज ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू एंड ब्लॉक द लार्जर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? नमक, पानी में से नमक को ब्लॉक कर देगा और पानी को सिर्फ पास होने देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया बताया ना, जो इस पर प्रेशर लग रहा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ऊपर से जो प्रेशर हम लोग को लगाना पड़ेगा, या इसका रिवर्स बोलो तो ये लिक्विड जो इस पर प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो तीनों चीज समझ में आ गया। यहाँ पर वो फिगर दिखाया है, इसमें क्या लिया गया है? इसमें सॉल्यूशन है ना, एक चीनी वाला हो गया बड़ा और छोटा वाला पानी हो गया। इधर छोटा वाला सब पानी है, पानी इधर से चीनी में आ रहा है ना, इधर से इधर मूव कर रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश किया गया है कि ये जो होगा ना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब यहाँ से अगर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा, यहाँ से पानी अगर मूव करना शुरू कर देगा इस तरफ, इस पर प्रेशर लगेगा नहीं, इधर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ तुम कुछ डाले ही नहीं है, ये पानी अपने आप इधर जा रहा है। इसमें प्रेशर, जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर एक पॉट लगा करके इसको ढक दिया, ठीक है ना, इसमें प्रेशर किस चीज का है? तो अपने आप खाली होता रहेगा, इसमें तो अपने आप पानी उधर खींच रहा है, वो बिना कोई प्रेशर ही खींच रहा है वो पानी, बिना प्रेशर के यहाँ पर पानी खींच रहा है तो इस पर अपने आप प्रेशर, ये अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। फिर ऊपर से दबाओगे तो फिर वो वही रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाँ फिर इधर आएगा तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर फिर उसको बोलेंगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि ये जो प्रेशर दे रहा है ना इसको, वो प्रेशर कितना दे रहा है, ठीक है। हम वो जानने के लिए क्या किए कि यहाँ से दोनों को जोड़ दिए, इधर हमारा है सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, जोड़ के रख दिए तो पानी यहाँ से मूव करने लगा तो इसको हम दबा करके देख रहे हैं कितना मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लगा ना उसको हम लोग नाप लिए, नाप लेने से वो कितना आ गया? वो आया CRT के बराबर, ठीक है। R तुम्हारा कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हो गया, और C हो जाएगा तुम्हारा क्या? मोलारिटी। T टेम्परेचर है, CRT M मोलारिटी, यहाँ पर C से हम रिप्रेजेंट किए दिखाए हैं, ठीक है। तो है वही चीज है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? N/V, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वही था ना मोलारिटी। तो नंबर मोल जितना ज्यादा रहेगा ना, जितना ज्यादा तुम चीनी डालोगे ना, उतना ज्यादा वो खींचेगा अपने तरफ पानी को, समझ में आएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा, और एक सबसे ज्यादा C पर डिपेंड करेगा। C को तुम चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो N2/V से, R तो कांस्टेंट है, इसको N2/V से रिप्लेस कर सकते हैं। और N2 अगर निकालना पड़ा तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? M2/W2 ना, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और ये टोटल वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए तुम W2/M2 लिख सकते हो, है ना।
लिख सकते हैं ना। और यहाँ से अगर M2 निकालना चाहोगे तो फिर इस तरह से। हाँ, मेनली हम लोग को CRT याद रखना है, बाकी तो स्टार्टिंग में जो पढ़े ऑस्मेटिक प्रेशर ही निकालने के लिए देगा। ऑस्मेटिक प्रेशर निकालने के लिए दे देगा तुमको यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ना दे करके वेट देगा, 100 ग्राम चीनी डाले हैं, 50 ग्राम चीनी डाले हैं, तो जो चीज जितना डाला है उसका नंबर ऑफ मोल तुमको निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए हाँ, उसके बाद बस R और T तो गिवन रहेगा, पुट कर देंगे हम। हाँ, R तो मतलब 8 पॉइंट कुछ होता है तो वो तो रहेगा ही तुमको पता। T तुम्हारा गिवन रहेगा, कितना टेम्परेचर, हाँ किस टेम्परेचर पर निकालने के लिए दे रहा है वो गिवन रहेगा। R तो फिक्स होता है 8.3 कुछ होता है ना वैल्यू उसका। 3 पॉइंट कितना था 1, R का वैल्यू लिखा हुआ था तो ऊपर 3.1 कुछ होता है, 8.31। हाँ वही यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है ना, 3 चीज है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दोनों तरफ से अगर 2 सॉल्यूशन है, दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक, सिंपल है। उसके बाद हाइपोटेनिक, द सॉल्यूशन विथ लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। हम लोग पढ़े क्या कि हमारा जो C का वैल्यू होता है, वो कितना, पाई का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के, नंबर ऑफ मोल के, है ना, मोलरिटी था ना, N/V था। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहेगा ना उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक में चीनी कम डाला हुआ है, एक में चीनी ज्यादा डाला हुआ है, तो जो तुम्हारा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना उसका तुम्हारा प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम कंसंट्रेशन है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तुम्हारा यहाँ पर है, अगर मान लो एक में 100 ग्राम चीनी डाला हुआ है, एक में 10 ग्राम डाला हुआ है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका नाम क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसका नाम देंगे हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है ना। दोनों सॉल्यूशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला है, ये हायर कंसंट्रेशन वाला, हायर वाला हाइपरटोनिक, लोअर वाला हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक जब दोनों में इक्वल 100 ग्राम डाला हुआ रहेगा। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस भी स्टार्टिंग में बताया गया, जैसे नमक निकालना है, हाँ समुद्री जल से अगर नमक निकालना है तो हम लोग को उल्टा प्रेशर लगाना पड़ेगा, रिवर्स साइड में एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर सी वाटर है ना, और यहाँ पर सिंपल वाटर है। नॉर्मल केस में क्या होगा कि पानी इधर से इधर मूव करेगा, है ना, लेकिन हम लोग को तो नमक निकालना है, तो नमक निकालना है तो हम लोग को चाहिए कि इसमें से पानी इधर मूव करे। नमक तो पास होने का कोई चांस ही नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बड़ा पार्टिकल को पास होने नहीं देता है, तो यहाँ से जब भी पास होगा तो पानी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऊपर से एक प्रेशर लगा देंगे, जिसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना नीचे से प्रेशर लग रहा था ना उससे ज्यादा हम ऊपर से लगा दिए। अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है ना सॉल्यूशन से प्योर में मूव करना शुरू कर देगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शो करके। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन कहाँ पर हो जाएगा, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water, sea water में से क्या होगा, प्योर वाटर निकल जाएगा और तुम्हारा सिर्फ नमक बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। उसके बाद है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है ना, ये एक तो लास्ट है हम लोग का टॉपिक। इसमें हम क्या बताए थे कि कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट करते हैं कि इतना होना चाहिए, उतना एक्चुअली में होता नहीं है। वेपर प्रेशर या तो उससे ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या बताए थे, हाँ एग्जैक्ट नहीं आएगा, सॉल्व करने से नहीं आएगा, पर हम लोग को तो एग्जैक्ट लाना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक नया तरीका ढूंढे। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर NaCl था, NaCl हम लोग डालते थे और इसका 1 मोल डालते थे ना, हम लोग सारा कैलकुलेशन इसको 1 मोल समझ कर रहे थे कि 1 मोल डाले है ना तो पानी के बगल में 1 मोल आ जाएगा और उसके अनुसार इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, पानी में जाकर के ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में, मतलब 1 मोल Na बन गया और 1 मोल Ca बन गया, मतलब जितना हम लोग सोचे थे ना उससे डबल A बन गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर हम लोग जितना कैलकुलेट करते हैं ना एक्चुअल में उससे ज्यादा कम हुआ रहता है, वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल करके देखे हैं। तो इसको ठीक करना है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करके भी सही निकाल सके। पहले एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है, यही एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है, हम लोग 1 मोल समझ रहे हैं पर एक्चुअल में है या 2 मोल। व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग any of the colligative property comes out to be different
स्टडी करने से जो हमारा आ रहा है ना नंबर ऑफ पार्टिकल, वो डिफरेंट आ रहा है देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम लोग थ्योरेटिकली सोच करके रखते थे ना, उससे डिफरेंट आ रहा है। कभी कम भी आता है, कभी ज्यादा भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 2 मोलिक्यूल डाले और अंदर में जाकर के वो ज्वाइंट होकर के एक मोलिक्यूल बन गया, CH3OH, CH3COOH। ये क्या करता है, इसका 2 मोलिक्यूल डालो ना, तो ये अब इसका दूसरा का जो मोलिक्यूल होगा यहाँ पर OH जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। डाले थे हम लोग CH3COOH 2 ठो, ठीक है, 2 ठो हम लोग डाले और यहाँ पर जाकर के देखो ये ज्वाइंट हो गया, एक बन गया। तो ए भी एबनॉर्मल है, 2 से 1 हो रहा है तो भी एबनॉर्मल है, 1 से 2 हो रहा है तो भी वो एबनॉर्मल ही है। तो एबनॉर्मल मास कितने कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। एसोसिएट मतलब जुड़ जाना है। यहाँ पर क्या हुआ, 2 ठो हम लोग डाले थे और दोनों जुड़ करके एक बन गया। तो एक एसोसिएशन के फलस्वरूप होता है और दूसरा होता है डिसोसिएशन के फलस्वरूप। डिसोसिएशन में हम लोग एक डाले, यहाँ जाकर के 2 हो गया। तो हम लोग करना, हम लोग को क्या होगा, सिंपल समझ में आ रहा है कि अच्छा ये 2 हो रहा है ना, तो हम लोग पहले ही पता कर लेंगे डाल क्या रहे हैं। अगर NaCl डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग कैलकुलेशन में एक एक मोल जहां जहां पर रखे थे ना, वहां 2-2 मोल रख देंगे तो हम लोग का आंसर सही आएगा। तो बस वही सुधार लेना है कैलकुलेशन करते समय। यहाँ पर देखो आगे हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर वही बुलाता है 2 या फिर जैसे 2 हो गया था ना 1 मोल से, वही वांट ऑफ फैक्टर है। ये क्या है, टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना एसोसिएट हुआ है या फिर कितना डिसोसिएट हुआ है, उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। इसमें हम लोग करते क्या है, ऊपर में नॉर्मल मोलर मास रखते हैं और नीचे में एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे NaCl के केस में ऊपर में 1, ऊपर में कितना नॉर्मल मोलर मास 2 हो गया, एबनॉर्मल में हो जाएगा जितना वो ब्रेक किया। जैसे मान लो कि 1 हम लोग डाल रहे हैं और ब्रेक होकर के 2 बन गया, तो वही I का वैल्यू 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोलर पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, या फिर डिसोसिएशन। टूटने या जुड़ने के बाद जैगो बनता है उसको ऊपर रखना है। टूटने या जुड़ने के बाद जैठो बनता है ना, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। I में हम लोग रखना क्या है, जितना टूटा है या जितना जुड़ा है वो ऊपर और ओरिजिनल नीचे। जैसे NaCl के केस में 2 ऊपर 1 नीचे, और CH3COOH के केस में ऊपर कितना, नीचे में 2 और ऊपर 1 ना, क्योंकि 2 को मिल करके 1 हो गया था। ऊपर में जितना हुआ है ना एक्चुअली में वो रखते हैं और नीचे ओरिजिनल वाला उसका रखते हैं, कितना हम लोग डाले थे, हाँ जितना डाले थे वो उसका रख। अब देखो ये जब हम लोग को पता I का वैल्यू जब पता चल गया, तब इस I को हम लोग ओरिजिनल फार्मूला में जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, I का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो दिखाया है। हम तो ऐसे बता दिए कि अगर 1 से 2 हुआ तो, जैसे मान लो कि हम लोग पहले एसोसिएशन का बता रहा है ना, पहले डिसोसिएशन का समझ लो तब एसोसिएशन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिसोसिएशन में हम लोग यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल NaCl का। यहाँ पर हम लोग ले लिए NaCl। NaCl ब्रेक होने के बाद बना Na प्लस और प्लस Cl माइनस। अब तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 1 था तो ब्रेक होकर के वो 2 हो गया, पर कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 1 डाले, अभी ये 0-0 है, ठीक है, 1 डाले, जब डाल दिए तो डालने की कुछ देर बाद ये हो गया 1 माइनस अल्फा। इसका मान लो कि अल्फा एटम जो है ना वो ब्रेक हो गया, तो अल्फा एटम ये अल्फा और अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारा कितना हो गया, इधर इस तरफ 2 अल्फा और ए, फाइनल जो तुम्हारा बना ना 1 माइनस अल्फा और प्लस ए वाला। अभी इतना पार्टिकल हो गया उस पानी के अंदर, हाँ 2 अल्फा डायरेक्ट करेंगे। 1 माइनस कितना हो रहा है, 1 माइनस अल्फा ओवरऑल हो रहा है ना, तो 2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा हो रहा है, 1 प्लस अल्फा। और ये तो ऊपर में तुम रखोगे, हम लोग क्या पढ़े कि फाइनल जितना बन रहा है उसको ऊपर में रखना है, और जो इनिशियल हम लोग डाले थे वो नीचे में रखेंगे, तो हमारा I का वैल्यू आ जाएगा। -1 कहाँ, नीचे तो हम लोग इनिशियल जितना डाले थे वो वाला ना, इनिशियल का एटम ए वाला है 1 प्लस 0 प्लस 0, और बाद का क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला। तो बाद वाला बटा इनिशियल वाला। अगर मान लो कि ऐसे ऐसे n पार्टिकल में ब्रेक होता, n पार्टिकल में ब्रेक होता तो 1 प्लस 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा होता इधर बाई 1, तो फिर I का वैल्यू कितना हो जाता, इतना, है ना। इसीलिए यहाँ पर फाइनल पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा लिखा हुआ है, वही आ रहा है ना, यही I का वैल्यू होगा, क्योंकि नीचे तो इनिशियल 1 ही हर हालत में रहेगा। हाँ, तो ये हमारा I आ गया उस केस में जब डिसोसिएट करता है तब। अब एसोसिएट वाला में क्या होगा उसको समझो। एसोसिएट में हम लोग का क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे थे CH3COOH, ठीक है, और इधर बन जा रहा था 2CH3COOH, इसको 2 ले लो, ये 2 मिलकर के इधर 1 बना रहा था ना, जब 2 पार्टिकल डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे 1 बन जा रहा था। या फिर 1 लेंगे तो ये वाला हाफ बनेगा ना, अगर 1 लेंगे तो ये हाफ बनेगा। हाँ बैठो, बैठ जाओ।
क्या अगर 2 लेके जाते तब भी तो सर 1 ही बनेगा। 2 लेके चलेंगे तो 1 बनेगा, 1 लेके जाएंगे तो फिर उस हिसाब से हाफ हो जाना चाहिए। ये 1 तो 0, फिर 1 माइनस अल्फा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 है ना। ये वाला अल्फा का डिकम्पोज हुआ है ना, तो ये अल्फा बाई 2 बन जाएगा। अगर n का पार्टिकल रहेगा तो 1 माइनस एन अल्फा, अरे एन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल बाद में कितना हो जा रहा है, 1 माइनस एन अल्फा और प्लस एन अल्फा बाई 2 ना। तो सब देखो तो घटा दो ना, ये आ जाएगा 1 माइनस एन अल्फा बाई 2। नहीं, एन नहीं होगा, अगर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर एन पार्ट, ये मान लो कि यहाँ पर ये 2 का 1 बन रहा है ना, तो हाँ 1 का हाफ बना है, तो एन का एन बाई 2 बनेगा। तो इधर थोड़ी लिखेंगे एन, इधर हाफ थोड़ी लिखे थे, इधर 1 था तो अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1 है तो एन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एन के जगह पर वहाँ पर 1 रखो तो अल्फा बाई 2 आ रहा है ना, 2 रखोगे तो अल्फा आएगा, ऐसे ही ना। तो सिर्फ एन इधर रखेंगे है ना, तो ये वाला नहीं रखो, फिर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस, देखो तो ये है आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई 2 है ना। वो तो इनिशियल वाला बोल रहा है कि एन फाइनल बटा एन इनिशियल, एन इनिशियल तो 1 है, ए लिखा है एन फाइनल बटा एन इनिशियल, एन फाइनल तुम्हारा ए हुआ, एन इनिशियल कितना है 1, तो फिर ठीक है ना, आई का वैल्यू निकालना आ गया। अब इस आई का हम लोग यूज कर लेंगे मेन कैलकुलेशन में। यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला था ना ओरिजिनल वाला, रिलेटिव जो प्रेशर में डिक्रीमेंट आया था वो N2/N1 था, हम बस यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 की जगह 2 हुआ है ना, तो वेपर प्रेशर अपने आप ही 2 गुना डिक्रीज कर जाएगा, है ना। NaCl में जब 1 लिख रहे थे, एक की जगह 2 लिख देंगे ना, तो अपने आप ये 2 गुना कम हो जाएगा। सब में जितना कुछ कैलकुलेट करोगे ना, डेल टीवी डेल एफ, सब में आई एक को हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिया करेंगे। एम तो पहले से था ही फार्मूला में, बस यहाँ पर हम लोग को डबल हुआ है कि आधा हुआ है पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुआ कि आधा हुआ, वो यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई कर देना है बस, ये खत्म हो गया। ये सब अब नहीं है तुम लोग का, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है।